खेल खत्म कर देगा। तभी उसे कुछ सूझा और वो जसविंदर से बोला, जसविंदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम शाकाल को जाने दो और बदले में हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। दरअसल चंद्रकांत जसविंदर को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाना चाहता था ताकि वो अपनी अगली चाल चल सके। उधर चंद्रकांत का ऑफर सुन जसविंदर हंस पड़ा। तुम्हारा लीडर शाकाल मौत के करीब है। मेरा एक मूव उसकी जान ले सकता है। मुझे भला तुम्हारी दोस्ती क्यों चाहिए होगी? वैसे भी तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के लायक ही हो। जसविंदर का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से चंद्रकांत के ऊपर था। शाकाल को भी बस इसी मौके की तलाश थी। उसने मौके का फायदा उठाकर जसविंदर को धक्का दिया और खुद को उसके खंजर से काफी दूर कर लिया। चंद्रकांत की चाल कामयाब हुई। अगले ही पल वो ब्लैक शार्क गैंग को देखकर चिल्लाया, हमला! ये सुनते ही ब्लैक शार्क गैंग जसविंदर की ओर बढ़ने लगी। जसविंदर के पास अब कोई हथियार नहीं था और सामने से एक साथ सैकड़ों गोलियां उसकी ओर आ रही थी। वो सिर्फ किसी तरह अपनी बिजली की रफ्तार से इधर उधर भागकर उन गोलियों से बच रहा था। लेकिन ये कब तक चलता कोई कुछ कह नहीं सकता था। जसविंदर की ये हालत देख गाड़ी में बैठा ध्रुव एक्टिव हो गया। वो भी गाड़ी से बाहर निकल बीच मैदान में कूद पड़ा। होल्ड ऑन जसविंदर, हम आ रहे हैं। इतना बोल ध्रुव ने अपनी गन निकाली और जसविंदर को कवर देने लगा। वो एक एक कर ब्लैक शार्क गैंग के लोगों को मारकर ढेर करता जा रहा था। कुछ ही देर में ध्रुव ने शाकाल को अपने निशाने पर लेना चाहा। ये देख चंद्रकांत चिल्लाया, फिक्र मत करो शाकाल, मैं ध्रुव से निपटता हूँ। तुम जसविंदर को संभालो। इतना बोल चंद्रकांत अपनी गन निकालकर ध्रुव पर अंधाधुंध फायर करने लगा। बदले में ध्रुव भी उस पर जवाबी हमला करने लगा। एक बार फिर जसविंदर को कोई कवर नहीं मिल रहा था और एक साथ कई गोलियां उसे टारगेट कर रही थी। तभी हरमन गाड़ी से बाहर निकला और ब्लैक शार्क के गैंग को अपनी बंदूक से लहूलुहान करने लगा। इससे एक बार फिर जसविंदर को कवर मिलने लगा। ये देख शाकाल और भी गुस्सा हो गया। उसने अपनी गैंग से बंदूक ले ली और खुद जसविंदर को मारने पर उतारू हो गया। लेकिन जसविंदर भी कहां हार मानने वालों में से था। उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर को बुलेट की तरह फेंका जो सीधा जाकर शाकाल के हाथ पर लगा और उसके हाथ में मौजूद गन गिर गई। अगले ही पल जसविंदर शाकाल के करीब था और उसे लगातार मारे जा रहा था। कुछ ही देर में शाकाल जसविंदर की मार खाकर लहूलुहान हो गया और जमीन पर बेसुध हो गिर पड़ा। मैंने तो सुना था ब्लैक शार्क का लीडर एटम बॉम्ब है, लेकिन ये तो फुस्सी बॉम्ब निकला। तभी जमीन पर बेसुध पड़े शाकाल की बॉडी में हलचल होने लगी। वो जोर से हंसने लगा। मैंने कहा था ना, शाकाल क्या चीज है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। अब तुम देखो मेरा असली रूप। इतना बोल शाकाल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खून से लथपथ हो चुकी शर्ट को निकाल फेंका। बॉडी दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो यार। अब तो तुम बच्चों वाली हरकतें करने लगे हो। बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल यहीं खत्म हुआ। इतना बोल जसविंदर कातिल निगाहों के साथ हाथ में खंजर लेकर शाकाल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर शाकाल की बॉडी पर मौजूद एक खास सिंबल पर गई। इस सिंबल को देख जसविंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस सिंबल को अच्छे से जानता था और इसे देखने के बाद उसने शाकाल पर हमला करने का इरादा बदल दिया। उसके कदम खुद ब खुद शॉक में रुक गए। जसविंदर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लैक शार्क के लीडर की बॉडी पर उसे ये सिंबल देखने को मिलेगा। उधर ध्रुव की नजर भी जब शाकाल की बॉडी पर मौजूद इस सिंबल पर पड़ी तो वो भी हक्का बक्का रह गया। ये सिंबल, ये तो बिग सर्कल गैंग का है। इस बड़े खुलासे के बाद हर किसी ने अपनी फाइट रोक दी थी। यहाँ तक कि खुद ब्लैक शार्क गैंग भी अपने लीडर के ऊपर इस सिंबल को देखकर हैरान थी। अब सबकी नजरें शाकाल पर थीं। तभी जसविंदर ने शाकाल से पूछा, क्या तुम बिग सर्कल गैंग के मेंबर हो? हालांकि शाकाल ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जसविंदर भी इस समय काफी शॉक में था और शाकाल इस मोमेंट का फायदा उठा उसे खत्म करना चाहता था। इसलिए वो फौरन अपनी गैंग को देखकर चिल्ला पड़ा, मूर्ति बनकर क्या खड़े हो? हमला करो, आज कोई यहाँ से जिंदा बचकर जाने न पाए। ये सुनते ही एक बार फिर ब्लैक शार्क गैंग एक्टिव हो गई और देखते ही देखते रेगिस्तान की वो जगह एक बड़े से बैटलफील्ड में तब्दील हो गई। ध्रुव, हरमन, चंद्रकांत और ब्लैक शार्क के लोग सभी आपस में भिड़ गए। उधर शाकाल ने फिर से जसविंदर को टारगेट किया और उस पर हमला बोल दिया। लेकिन जसविंदर सिर्फ उसके हमले से बच रहा था, कोई जवाबी हमला कर नहीं रहा था। क्या हुआ जसविंदर? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। अभी कुछ देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? दिखाओ मुझे अपनी ताकत, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। शाकाल की बातें अब जसविंदर को गुस्सा दिला रही थी। उसने एक बार फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। शाकाल में अभी भी काफी दम बाकी था, लेकिन इसके बावजूद वो जसविंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था।
वहीं मौका पाकर जसविंदर ने शाकाल की गर्दन दबोच ली। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम बिग सर्कल गैंग के मेंबर हो? जसविंदर जवाब जानने को बेताब था। अगर शाकाल बिग सर्कल सोसाइटी का मेंबर निकलता है तो इसका साफ साफ मतलब होगा कि बिग सर्कल सोसाइटी उसकी असली दुश्मन है। बिग सर्कल सोसाइटी एक ऐसी पावरफुल एंड मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे दुश्मनी मोल लेना मतलब तबाही को दावत देना। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कई राज छिपे थे जिससे बड़े बड़े पावरफुल लोग भी अनजान थे। उधर शाकाल अभी भी अपना मुंह खोलने के मूड में नहीं था। भाड़ में जाओ तुम जसविंदर, मैं तुम्हें सच कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं सच उगलवा लूंगा। इतना बोल जसविंदर ने खंजर से शाकाल का एक हाथ काट दिया। ओह! ये चीख इतनी जोरदार थी कि रेगिस्तान में लड़ रहे सभी लोग एक पल के लिए रुक गए। हर कोई जसविंदर का ये भयानक रूप देखकर हैरान था। तभी जसविंदर ने खंजर शाकाल की गर्दन पर रखा और बोला, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते तो फिर ये किसी काम का नहीं है। मैं इसे तुम्हारे धड़ से अलग ही कर देता हूँ। जसविंदर की आंखों में इस समय काफी गुस्सा था। ये देख शाकाल जैसा ताकतवर शख्स भी डर गया और बोला, रुको रुको, मैं बताता हूँ, लेकिन तुम 100% श्योर तो हो ना तुम इस बारे में जानना चाहते हो? क्योंकि बिग सर्कल गैंग के मेंबर को इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और इसी के साथ शाकाल ने ये बात कबूल कर ली कि वो बिग सर्कल गैंग का मेंबर है। बिग सर्कल का नाम सुनकर चंद्रकांत तो हैरान रह गया। शाकाल बिग सर्कल का मेंबर है, ये जानकर तो उसकी जबान से लफ्ज बाहर निकले ही नहीं। बिग सर्कल के बारे में चंद्रकांत काफी पहले से जानता था और ये लोग कितने खतरनाक हैं इसकी बातें भी उसने सुन रखी थी। आज तक किसी भी सीक्रेट फोर्स को ये पता नहीं लग पाया था कि ऐसा कौन था जो इस गैंग को पीछे से सपोर्ट कर रहा था। इस गैंग ने पूरे वर्ल्ड में ही एक तरह से अपना रुतबा बना रखा था, फिर भी शाही घर ने कभी इनको कुछ समझा ही नहीं था। ये गैंग उनकी नजर में एग्जिस्ट तक नहीं करता था। जो कोई भी बिग सर्कल गैंग के साथ काम करता उन्हें भी शाही घर ऐसे देखता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। किसी को अगर ये भी पता होता कि शाकाल को बिग सर्कल गैंग प्रोटेक्ट कर रही है तो वो कभी भी हेल्प नहीं मांगते। इतना सब कुछ सुनकर जसविंदर का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से कहा, बहुत हुई तुम लोगों की ये फालतू बातें, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर तुम लोगों को मरना है तो ही ऐसी बकवास मेरे सामने करना। जसविंदर की आंखों में इस वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने सामने हजारों की सेना को भी हरा सकता था। इन सब बातों को जानकर सब लोगों की तरह ध्रुव भी उतना ही हैरान था। हैरानी के अलावा उसे खुशी भी थी कि शाकाल बिग सर्कल से जुड़ा हुआ है। ध्रुव को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि शायद इस प्लान के पीछे रोहित गिल ही होगा। अगर ये सब कुछ रोहित से जुड़ा हुआ नहीं होता तो जसविंदर इस प्लान में नहीं आता। जसविंदर ने बुरी तरह से शाकाल का हाथ मरोड़ रखा था और उसका दर्द अब शाकाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शाकाल ने कराहते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लैक शार्क मौत से डरता हूँ, फिर भी मैं अपनी आखिरी सांस लेते हुए सच बताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जसविंदर की आंखें बड़ी हो गईं। आगे जसविंदर कुछ नहीं बोला, लेकिन शाकाल ने धीरे से सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, जसविंदर, नहीं, तुम्हारा वो दूसरा निकनेम क्या था? हेवनली ब्लेड? किसी जानवर के नाम पर तुम्हारा नाम था। शाकाल पुराने दिनों की बात अचानक से याद करने लगा और फिर बोला, हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने आज से पहले काफी बड़े बड़े आदमियों को हराया है। आज की लड़ाई को मैं गिनना ही नहीं चाहता। शाकाल की बातों को सुनकर सबको हैरानी हुई कि शाकाल इस वक्त भी अपनी ही तारीफ कर रहा है, जबकि वो मौत के मुंह में था। उसके साथ अभी कुछ भी हो सकता था, पर उसे बिग सर्कल गैंग का भी डर था। इसलिए उसके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसा माहौल हो चुका था। शायद इसी वजह से शाकाल को मौत का डर नहीं था। उसने नॉर्मल होकर आगे बोला, तुम लोग जो आज इतना उछल रहे हो, तुम्हें वो दिन याद है जब हमने तुम्हें तबाह किया था? मजे की बात बताऊं क्या? उस दिन वो काम सिर्फ मेरी करतूत नहीं थी। सच ये है कि बहुत पहले से ही मेरी टीम ने बिग सर्कल गैंग के आगे हार मान ली थी। उस वक्त जो हुआ, मैं बस उसके लिए सॉरी कह सकता हूँ। लेकिन सच यही है कि तुम उस वक्त वाकई बहुत वीक थे। अगर तब तुम लोगों को हमने वीक साबित ना किया होता तो तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते और ना ही इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते। तुम्हें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। जसविंदर को अब शाकाल की बातों पर गुस्सा आ रहा था।
वो अपनी स्ट्रेंथ पर किसी तरह की बात सह नहीं सकता था। उसने जवाब दिया, तुझे मैं हमेशा से मारना चाहता था और तेरी मौत मन को सुकून देगी। सालों से जसविंदर का मकसद शाकाल को मौत के घाट उतारने का था। जसविंदर की नजर में तो उसकी खुद की स्ट्रेंथ बहुत पहले ही शाकाल से कहीं ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन शाकाल चालाक और अजीब था। शाकाल कब क्या करेगा ये कोई गैस नहीं कर सकता था। काफी लंबे टाइम तक कोई भी शाकाल को ढूंढ नहीं पाया था और इसकी वजह कहीं ना कहीं बिग सर्कल गैंग ही था। शाकाल ने ये सब बातें सुनी। अभी भी उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, वैसे तुम्हारी डिजिटल करेंसी को हासिल करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ऑल्डन ने इसमें तुम्हारी बहुत हेल्प की थी। मेरी नजर में तो तुम सिर्फ उसकी इतनी बड़ी लेगेसी के होने वाले मालिक हो। वैसे ऑल्डन तुमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसे पता था कि डिजिटल करेंसी आने वाले टाइम में कमाल करने वाली है और यही बात उसकी जिंदगी के लिए खतरा होने वाली थी। इसलिए उसने डिजिटल करेंसी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। तुम में से किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम मौके पर वो तुम्हें धोखा देगा। शाकाल की बातें वहां पर मौजूद हर इंसान सुन रहा था। ध्रुव भी ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऑल्डन से उसका रिश्ता काफी अच्छा था। ध्रुव ने शाकाल को देखकर बोला, हमें तुझ जैसे इंसान की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। शाकाल को हमेशा यही लगता रहा कि ध्रुव जो इतने घमंड में हमेशा घूमता है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हरमन ही है। इसलिए उसने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे लगता है कि तेरे पास हरमन का सहारा है तो तेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। तू तो फिर भी बच जाएगा ध्रुव, लेकिन इस बेचारे जसविंदर का क्या हाल होगा। शाकाल ने ये कहकर जसविंदर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक हो। जसविंदर को लग रहा था इस हाल में होकर भी कोई आदमी उसका मजाक कैसे बना सकता था। जसविंदर ने इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोई बात नहीं कही क्योंकि आज वो सिर्फ शाकाल की बात सुनना चाहता था। मैं तुम लोगों से आज कुछ नहीं छुपाऊंगा। स्काई ब्लेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉरबिडन डोमेन में मिलने से पहले मैं जानता था कि तेरा साथ कौन दे रहा है, कौन है जो तेरी हेल्प कर रहा है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, जिस पर तू इतना ट्रस्ट करता है वो उसके लायक है नहीं। जैसे ही शाकाल ने ये बात कही, जसविंदर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने उसकी बाह को बेरहमी से पकड़ लिया। उसने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके हाथ को पकड़ रखा था कि शाकाल को बुरी तरह से दर्द होने लगा था, पर उसने उस दर्द का घूंट भी पी लिया। इधर जसविंदर की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, तू क्या बकवास कर रहा है और तू धवल को कैसे जान सकता है। जसविंदर का गुस्सा शाकाल को सुकून दे रहा था। उसने उसी सुकून के साथ हंसते हुए कहा, मैं धवल को तुमसे भी पहले से जानता हूँ। तुम तो उसे अभी जानने लगे हो। ऐसा नहीं हो सकता। शाकाल की बातें सुनने के बाद जसविंदर अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्काई ब्लेड के किसी भी आदमी को शाकाल कैसे जान सकता था। जसविंदर के गुस्से को शाकाल समझ गया था। उसने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इस वक्त गुस्सा हो तो मेरी आगे की बात सुनकर तुम्हारा तो सर फट जाएगा। एक फॉरबिडन डोमेन की लड़ाई में हमने एक डील भी की थी। धवल स्काई ब्लेड का आदमी था। धवल और शाकाल की जान पहचान और उनकी डील जसविंदर को हजम नहीं हो रही थी। जसविंदर ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया और बोला, मैं तुम्हारी ऐसी फालतू बातों पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि धवल तुम जैसे कमीनों के साथ कोई डील करेगा। शाकाल जानता था कि जसविंदर उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर आगे कहा, जसविंदर, जब आदमी मरने वाला होता है तो वो सिर्फ सच बोलता है, और फिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं। आज मैं तुम्हें एक और सीक्रेट भी बता सकता हूं। वो लोग कई सालों से तुम्हें एक मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं। दिन पर दिन जितने ज्यादा तुम स्ट्रांग होगे उनके लिए ये उतना ही फायदेमंद होगा। जसविंदर के चेहरे का रंग ये सब सुनते हुए उड़ा हुआ था। उसे देखकर पता लग रहा था कि उसे किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उसके फेस को देखकर शाकाल ने आगे बताया, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो कनिष्क से पूछ लो, वो तुम्हें सच बता देगा। ये सुनते ही जसविंदर ने कनिष्क की तरफ देखा। उसकी नजरों में शक दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में कनिष्क भी इस बारे में जानता होगा। जसविंदर से अब इतनी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में पूछा, तुम अब और क्या बकना चाहते हो। कनिष्क के सामने मैं वो बात नहीं कह सकता। ये बात सिर्फ तुम्हारे कानों में बताऊंगा। शाकाल के लिए अब हर एक बात सिर्फ एक मजाक थी। वो अभी भी जसविंदर और इस जगह के माहौल को हल्के में ले रहा था।
वो जसविंदर के कान के पास जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनते ही शाकाल की जान जैसे हलक में आ गई हो। उसे ऐसे देखकर जसविंदर बोला, अभी मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? इस बार जसविंदर सच में गुस्से में था और वो शाकाल को कोई मौका नहीं देना चाहता था। जसविंदर गन की आवाज सुनकर हैरान था। उसका ध्यान अभी तक शाकाल पर नहीं गया था। वो गन को ढूंढ रहा था। शाकाल जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसमें जान ही नहीं थी। जसविंदर ऐसे शाकाल को नहीं मारना चाहता था। उस गोली चलाने वाले को वो ढूंढने लगा। जसविंदर ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था जिसने शाकाल पर गोली चलाई हो। जसविंदर समझ गया कि जिसने शाकाल पर गोली चलाई थी शायद इस एरिया से बाहर कहीं था। अपने सामने ही शाकाल की मौत देखकर सब लोगों के होश उड़ गए थे, यहां तक कि जसविंदर भी थोड़ा हैरान था। जसविंदर और उसके लोगों की ऐसी हालत देखकर क्वीन बी के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इस गोली के साथ ही क्वीन बी को बचा भी लिया गया था। एक पल में ही पासा पूरी तरह से उलट गया था। चंद्रकांत ने जब ये सब देखा तो उसे लगा कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर गोली किसने चलाई होगी। आज इस जगह पर सब लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि कोई छुपकर भी गन चला सकता था। रेगिस्तान की सेफ्टी की वजह से ही चंद्रकांत ने इस जगह को चुना था। ध्रुव और उसके लोग यहाँ पर अकेले होते और ऐसे में चंद्रकांत उन पर अटैक कर देता। ऐसी जगह पर गन से अटैक करना एक बड़ी गलती थी। वहीं ध्रुव और बाकी लोग भी शाकाल की डेथ देखकर समझ गए थे कि उसे क्यों मारा गया था। ध्रुव ने जसविंदर से कहा, शाकाल कोई बड़ी इंफॉर्मेशन हमें बताने वाला था और वो हमें ये बात बता पाए इससे पहले ही उसको खत्म कर दिया गया। जरूर कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ऐसी जगह पर शाकाल को मारने वाला कौन हो सकता है? मैं शाकाल को और उसकी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अभी अभी जो गन की आवाज सुनी थी वो इस जगह से नहीं आई थी। कोई इंसान जो इतनी दूर से शाकाल पर निशाना लगा सकता है वो जरूर बहुत पावरफुल होगा। जसविंदर की बातें सुनते हुए ध्रुव का दिमाग भी बहुत तेजी से भागने लगा। उसने सोचते हुए बोला, कितना पावरफुल होगा ये इंसान? जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। जसविंदर के इस आंसर ने ध्रुव को एक पल के लिए हैरान कर दिया था। ध्रुव की सोच से अगर ये इंसान ज्यादा पावरफुल हुआ तो सबके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर में फिर से लड़ाई की शुरुआत हो गई। कुछ लोग मरे और कुछ ने दूसरों को मारा, लेकिन इस लड़ाई में क्वीन बी के लोग बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। यह लड़ाई देखकर हरमन ने चंद्रकांत से कहा, अब ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। हरमन की बात सुनकर चंद्रकांत डर सा गया। चंद्रकांत अच्छे से जानता था कि वह हरमन के सामने नहीं टिक सकता। गिल फैमिली अपने दुश्मनों से बदला लेना अच्छे से जानती थी, लेकिन फिर भी चंद्रकांत इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसने हिम्मत इकट्ठी की और बोला, मैंने तुमसे लड़ने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था। हर जगह से मैंने कोशिश की कि तुम्हें कोई भी सपोर्ट ना करे, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन एक औरत से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद्रकांत ने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन बी ध्रुव का साथ देगी। ध्रुव और हरमन को खत्म करने के लिए चंद्रकांत ने सबसे सेफ जगह चुनी थी, लेकिन फिर भी क्वीन बी से बच नहीं पाया था। चंद्रकांत की बात सुनकर हरमन बोला, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हरमन अपने हाथ बांधकर नॉर्मली अपनी बात कह रहा था, जैसे अब इस लड़ाई को वो जीत ही रहा हो। हरमन का कॉन्फिडेंस देखकर चंद्रकांत के मन में अचानक कुछ ख्याल आया और उसने बोला, मिस्टर गिल, मैं हमेशा तुमसे लड़ना चाहता था, लेकिन पहले मैं हारने से डरता था। आज मेरा वो डर भी खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आज हम साथ में एक आखिरी लड़ाई लड़ें। इतना कहकर चंद्रकांत पूरी एनर्जी से हरमन की तरफ बढ़ा और हरमन उसके सामने से हटकर उससे बोला, मैं तुझे 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। हरमन के ऐसा कहते ही चंद्रकांत ने और तेजी दिखाई और उसके पीछे भागा। चंद्रकांत कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो 10 लोगों से अकेले लड़ सकता था, लेकिन हरमन के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। एक झटके में हरमन ने चंद्रकांत की हालत की ऐसी की तैसी कर दी थी। चंद्रकांत के मुंह से खून बहने लगा था। चंद्रकांत ने खून से लथपथ हालत में भी हरमन से किसी तरह कहा, जब तुम पहली बार मेरे इलाके में आए थे तभी मैं समझ गया था कि अगर मैंने ज्यादा दिन तुमसे लड़ाई करना चालू रखा तो मेरी मौत बहुत करीब होगी। मैंने अपनी मौत तुम्हें देखते ही देख ली थी, लेकिन मैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। इतनी आसानी से अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मेरे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
चंद्रकांत ये कहते कहते जोर जोर से खांसने लगा। वो हरमन को काफी हद तक जानता था, लेकिन उसके मन में मरते हुए भी कई सवाल घूम रहे थे। उसने हिम्मत करके पूछा, अरमान, मैं अपने मरते दम तक नहीं जानता हूँ कि तुम सच में कौन हो। कोई बिजनेसमैन इतनी ज्यादा पावर कैसे इकट्ठी कर सकता है? हरमन ने ये सवाल सुनकर भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि चंद्रकांत सच्चाई जानना चाहता था। चंद्रकांत के सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए थे। शायद जब तक वो सांस नहीं तोड़ता तब तक सवाल ही करता जाता। उसने फिर से पूछा, मिस्टर गिल, जब तुम मेरे शहर से आए थे उस वक्त अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो मेरा क्या हाल होता? शायद ऐसा कोई आज होता ही नहीं। क्यों? चंद्रकांत और हरमन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। हरमन ने एक पल कुछ सोचा और फिर बोला, हमारे रास्ते अलग होते, हम कभी यहाँ पर मिलते ही नहीं, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। चंद्रकांत ये सुनकर हल्के से हंसा, जैसे उसने अपने अंजाम को एक्सेप्ट कर लिया हो। उसने हरमन को आंखों से ही इशारा किया। इशारा समझते ही हरमन ने उसकी गर्दन ऐसे मोड़ी जैसे कोई लकड़ी हो। चंद्रकांत की जान जा चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, मरते हुए भी। मारने के बाद हरमन ने उसे वहीं फेंक दिया। जब तक इधर हरमन और चंद्रकांत की लड़ाई हो रही थी, तब तक उधर ध्रुव शाकाल के गैंग के पास पहुंच चुका था। उसने सब लोगों को देखकर कहा, अभी सरेंडर करो, अपने गन और हथियार सामने फेंक दो, नहीं तो किसी की जान नहीं बचेगी। सरेंडर? ब्लैक शार्क के लोगों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी। भले ब्लैक शार्क का लीडर शाकाल मर गया हो, फिर भी उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। इसी गैंग के एक आदमी ने ध्रुव और क्वीन बी को देखकर पूछा, एक औरत के सामने सरेंडर? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? उस आदमी के सवाल पर ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि क्वीन बी ने ही आगे बढ़कर बोला, मिस्टर गिल तुम्हें जीने का एक मौका दे रहे हैं और तुम इसे मना कर रहे हो। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो मरने के लिए रेडी रहो। शाकाल के लोगों के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जो शाकाल के मरने के बाद भी गया नहीं था। उन्होंने क्वीन बी को डरा कर कहा, अरे जा, बहुत देखे हैं तुझ जैसे। तुझे क्या लग रहा है कि हम तुझसे डर जाएंगे? याद रख कि तूने सिर्फ शाकाल को नाराज नहीं किया है, बल्कि बिग सर्कल गैंग भी अब तेरे पीछे पड़ जाएगा। ये बात सुनकर क्वीन बी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई थी। वाकई उन लोगों ने जो किया था उससे बिग सर्कल गैंग काफी नाराज हो सकता था। सबको जानते हुए भी क्वीन बी ने नॉर्मल होकर कहा, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए उसकी नजरें सिर्फ ध्रुव पर थीं। उसे ध्रुव को सेफली वापस लेकर जाना था। काफी देर तक बहस करने के बाद क्वीन बी ने आखिरकार शाकाल को हरा ही दिया था। एक बार जब वो सेफ हो गए तो ध्रुव आभा के पास कार में आ गया। आभा की बच्ची को देखकर ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए पूछा, बच्चे ठीक है? आभा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ध्रुव ने धीरे से स्माइल किया और कुछ नहीं बोला। इस लड़ाई की वजह से बच्ची और आभा काफी डर गए थे। सब लोगों ने उस बच्ची को और आभा को नॉर्मल करने की कोशिश की। जब ये सब चल रहा था, उसी समय दर्शन चहल भी वहां आ गया था। जैसे वो वहां पहुंचा, जसविंदर ने उसे आधे रास्ते पर ही रोक लिया। दर्शन ने बचने की कोशिश की, लेकिन जसविंदर ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। दर्शन जानता था कि जसविंदर उसे आसानी से छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने नॉर्मली पूछा, क्या हुआ जसविंदर? रास्ता क्यों रोक रहे हो? जसविंदर की आंखें दर्शन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वो अपने दुश्मन को देख रहा हो। उसने आंखों में देखकर ही पूछा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात जाननी है। जसविंदर का ये सवाल सुनते ही दर्शन सब समझ गया। उसने उल्टा सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम ब्लैक शार्क और शाकाल की बातों पर ट्रस्ट करते हो? इस वक्त मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। दर्शन का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि जसविंदर का गुस्सा काफी खतरनाक है। इससे पहले कि दर्शन कुछ कहता, कनिष्क ने ही पूछ लिया, तुम्हारे हिसाब से शाकाल कैसे मरा? ये सवाल सुनकर जसविंदर को जैसे सांप ही सूंघ गया हो। वो ऐसे लोगों से ही डरता था जो छुप कर अटैक करते हैं। जसविंदर के एक्सप्रेशन को समझकर कनिष्क ने एक गहरी सांस लेकर कहा, धवल अभी मरा नहीं है, लेकिन जो सच है वो भी तुम आसानी से हजम नहीं कर पाओगे। कनिष्क के पास जसविंदर से इस तरह की बात करने की एक वजह थी। अब भी कनिष्क की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे आज भी उस दिन का हर एक वाकया याद था। हाँ, वो जिंदा है। हालांकि मेरे पास इतने सबूत नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर यह सच है कि वो जिंदा है। उस मिशन के बाद मैं वहां गया था, पर जगह को किसी ने इस तरह साफ किया था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। ये किसी ओपोनेंट का काम था। मुझे वहां एक भी निशान नहीं मिला, पर एक चीज में 100% श्योर हूं कि ये सिर्फ 2 इंसान कर सकते हैं। उनके अलावा ये किसी काम का नहीं है। ये सब कनिष्क ने जसविंदर की आंखों में देखते हुए कहा। जसविंदर उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गया था। वो काम सिर्फ 2 इंसान कर सकते थे।
एक खुद जसविंदर और दूसरा धवल जो जसविंदर के हिसाब से मर चुका था। इम्पॉसिबल। जिस जसविंदर को लोग नर्क का देवता मानते थे, जो किसी की भी जान 1 सेकंड में ले सकता था, वो आज खुद हैरान था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो ये बात नहीं जानता था कि धवल जिंदा हो, और अगर वो जिंदा था तो उसने इतने सालों में अब तक जसविंदर से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल बार बार जसविंदर के दिमाग में घूम रहा था। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं मानता। मानो या ना मानो, पर सच यही है। और दूसरी बात जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई कि स्टेलर स्टॉर्म मिशन वाली जंग में हमारी टीम स्टेलर फिस्ट टीम में सिर्फ टॉप वॉरियर्स ही शामिल थे, और ये टीम एक वक्त हम सभी की शान थी। पर उसके बाद जो इसका डाउनफॉल हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ है हमें। आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बात को समझो, तुम्हारी ताकत अब उस लेवल पर है जहां तुम सारी बातें खुद से समझ सकते हो। कहते हैं समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, और जसविंदर ऐसा ही समझदार इंसान था। एक वक्त था जब हेवनली सेबर स्क्वाड में सबसे कमजोर जसविंदर ही था। उस वक्त शायद ये चीजें उसे महसूस नहीं होती थी, पर अब वो सब कुछ महसूस भी कर सकता था और उन्हें समझ भी सकता था। और वो ये भी जानता था कि चाहे पुराना ब्लैक शार्क हो या आज का ब्लैक शार्क, उनमें इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो हेवनली सेबर स्क्वाड को मिटा सके। तो तुम्हारा मतलब है कि? कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अब वो समझ रहा था कि उसे क्या करना था। जसविंदर की बात सुनकर कनिष्क ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल वही मतलब है मेरा जो तुम समझ रहे हो। तुम कहना चाह रहे हो कि धवल ही वही इंसान है जिसने उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। कनिष्क ने उसकी बात सुनी गहरी सांस ली। मैं ये नहीं कहता कि वो था, पर यह जरूर है कि वो इंसान हेवनली सेबर से ही था। कनिष्क की बातों पर जसविंदर को अब भी भरोसा नहीं हुआ, और यही वजह थी कि वो गुस्से में उसका गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कनिष्क अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि वो जानता था एक तो उसके लिए जसविंदर से बचना मुश्किल था, दूसरा इतना जख्मी होने के बाद तो उसके लिए ये नामुमकिन था। और इससे पहले कि जसविंदर उसका गला पकड़ पाता, तेजा उसके सामने आकर किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। मेरे सामने से हट जाओ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जसविंदर की बात सुनकर तेजा टेढ़ी मुस्कान मुस्कुरा उठा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता? कमजोर समझ रखा है मुझे? मैं फिलहाल मजाक नहीं कर रहा हूँ तेजा, बेहतर है मेरे रास्ते से हट जाओ। इस सिचुएशन में तुम्हें लगता है मैं मजाक के मूड में हूँ। खैर, मैं अभी तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। कनिष्क सही कह रहा है, और ये बात मैं भी साबित कर सकता हूँ कि धवल जिंदा है। व्हाट नॉनसेंस! क्या सबूत है तुम्हारे पास? कटोका में तुमने कभी शाही घर के सामने मुझ पर अटैक किया था। तेजा की बात सुनकर जसविंदर की आंखें हैरानी से फैल गईं, पर इससे पहले वो कुछ कहता तेजा ने अपनी बात जारी रखी। मुझ पर शाही घर के सामने किसी ने अटैक किया था। मुझे उस टाइम ये बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो आदमी बहुत ताकतवर था, पर फिर भी उसने मुझे मारा नहीं। मुझे लगा वो तुम थे, क्योंकि उसकी स्किल और उसकी परछाई एकदम तुम्हारी तरह थी। कुछ पल तो मुझे समझ नहीं आया, पर जब समझ आया तब ये पता चला कि ये भ्रम मेरे मन में जानबूझकर डाला जा रहा है कि वो इंसान तुम थे। तेजा की बात सुन जसविंदर गहरी सोच में डूब गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धवल ने उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। धवल उसके लिए बड़े भाई जैसा था, सबसे भरोसेमंद आदमी। धवल ही वो इंसान था जिसके कारण आज जसविंदर मौजूद था। फिर आखिर उसने ये सब उसी जसविंदर से क्यों छिपाया? एक बात इन सारी चीजों से जसविंदर को समझ आ गई थी कि कुछ था जो धवल सबसे छुपा रहा था। शायद कोई साजिश, पर क्या, ये अब उसे किसी भी कीमत पर पता लगाना था। जसविंदर की शक्ल देख तेजा ने गौर से उसकी तरफ देखा। रिलैक्स, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। डार्क लॉर्ड ने उसे ढूंढने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला है और इसे मैं ही हैंडल करूंगा। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जसविंदर की बात पर तेजा ने अपने कंधे उचका दिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद ब्लैक शार्क के बचे लोग हार मानकर वहां से एक एक कर जाने लगे। वहीं हरमन गिल गाड़ी के पास आए और ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव हरमन गिल को देखकर समझ गया कि वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या हुआ डैड, कुछ कहना है आपको? हाँ बेटा, मुझे लगता है सही वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें गिल परिवार के कुछ मामले और लोगों के बारे में बता दूं, खासकर रोहित गिल के बारे में। अब इससे ज्यादा तुमसे कुछ भी छिपाना गलत होगा। ध्रुव हरमन की बात सुनकर एक पल सोच में पड़ गया। उसने इस बात पर भी गौर किया कि इस लड़ाई के दौरान भी हरमन एक पल को भी हैरान या परेशान नहीं हुए थे, जबकि वो एक बहुत बड़े खतरे में पड़ गए थे। वो जान गया था कि कुछ है जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ा था। बताइए ना डैड, क्या है ऐसा? कुछ वक्त पहले मैं अब्रॉड गया था, ऐसा सबको पता था, पर दरअसल में मैं अब्रॉड नहीं जा सका।
क्योंकि मुझे मेरे फैमिली ने फोर्सफुली आइलैंड में रहने पर मजबूर कर दिया था। पर चाहे वो कितनी भी पावरफुल फैमिली क्यों ना हो, उसका असर कटोका के हर कोने तक नहीं पहुंच सकता। ये जानता हूं मैं। हरमन ने जो अभी ध्रुव को बताया था, इसका शक ध्रुव को पहले से ही था और आज वो पूरा हो गया था। वहीं ध्रुव की बात सुन हरमन गिल ने गहरी सांस ली और फिर आगे बोलना जारी रखा। मेरा वहां से वापस आने में भी मेरी फैमिली का ही हाथ था, पर उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला जो तुम्हारी दादी ने छोड़ा था। गिल परिवार का रहस्य, वो गिल फैमिली जिनकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त बिताया है। इतने सालों में मैं कटोका में इसलिए अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ा रहा था कि मैं उसका सामना कर सकूं, और इसी के साथ उसे ढूंढने की भी मेरी कोशिश जारी थी। ध्रुव को हरमन की बात सुन अजीब लगा। हरमन किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था। क्या वो गिल परिवार इतना इम्पोर्टेंट है डैड? ध्रुव के लिए वो परिवार रत्ती भर भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि एक तो रोहित गिल ने आभा की बेटी को मारने की कोशिश की और फिर उन्हें कटोका लौटने से रोकने के लिए ब्लैक शार्क को भेजा, और ये सब देख उसे गिल परिवार से रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है वो, पर जरूरी नहीं कि अगर हम इम्पोर्टेंट ना माने तो वो इम्पोर्टेंट ना हो। बेटा, तुम जानते हो जो साधारण लोग रहते हैं ना, वो सबसे अच्छी जिंदगी जीते हैं। जानते हो क्यों? इस पर ध्रुव ने सिर हिला दिया। क्योंकि भले वो अपना पेट पालने तक का कमाते हैं और सो जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी रोजी रोटी की फिक्र होती है, और उसके अलावा उनकी जिंदगी बड़ी सिंपल होती है। पर जो लोग टॉप पोजीशन पर रहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमा चुके होते हैं, कई लोगों का मोहरा बनना पड़ता है शिखर तक पहुंचने के लिए, और कईयों से जूझना पड़ता है, और गिल फैमिली मेरे लिए वही है। ध्रुव ने कभी सोचा नहीं था कि हमेशा काम को लेकर सीरियस और उसके अलावा हमेशा शांत रहने वाला हरमन भी कई तकलीफों से जूझ कर यहाँ आया था। खासकर गिल परिवार से जूझ कर यहाँ आया था। मतलब साफ था कि हरमन गिल को भी गिल फैमिली कुछ खास पसंद नहीं थी। डैड, उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? मतलब? नहीं, खुले तौर पर नहीं, पर हाँ, उनके कारण मुझे कई दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा था। उन्हें लगता है कि मैं ये सब जानता नहीं कि उन सब के पीछे कौन था, पर मैं भी हरमन गिल हूँ तो उसी फैमिली से। मुझसे कुछ इतनी आसानी से छुप जाए ये मुमकिन नहीं है। उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आहूजा फैमिली में शामिल होना भी इसी का हिस्सा था? ध्रुव की बात सुन हरमन शांत रहे, क्योंकि वो इस बात को नकार नहीं सकते थे कि आहूजा परिवार में शामिल होना गिल फैमिली से ही जुड़ा हुआ था उनके लिए। आहूजा फैमिली के अंदर गिल फैमिली के कई राज छिपे हैं। मैं उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ। हम वापस जाकर अपने आदमियों से कहकर सच्चाई का पता लगवा सकते हैं। शायद वो कुछ पता लगा ले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज जो हुआ उसके बाद शायद अब वो सामने से हमारे साथ खेलेंगे। एक बार जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें सब शांति से बताऊंगा। अभी हमारे लिए आभा और बच्ची को सेफली घर पहुंचाना जरूरी है। वी डोंट नो आगे क्या खतरा हो सकता है। और हम अब कहाँ जाएंगे? जाहिर है हम कटोका नहीं जा रहे हैं अब ये सब होने के बाद। नहीं, अभी हम कटौता जाएंगे, हमारे शहर। इतना कहकर वो गाड़ी में अपनी सीट पर बैठ गए और शांति से आंखें बंद कर ली। हरमन गिल ने सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे से भले हरमन गिल इस वक्त एकदम शांत लग रहे थे, पर उनके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जान सकते थे। वहीं अपने घर पर रोहित अपना प्लान सक्सेसफुल होने की खबर का इंतजार कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया। क्या खबर है? असिस्टेंट ने ये सुनकर अपना सिर नीचे झुका लिया। शाकाल हार गया मास्टर। असिस्टेंट की बात सुनकर रोहित का खून खौल गया और उसने गुस्से में आकर अपने साइड में रखा टेबल एक झटके से नीचे फेंक दिया। शाकाल कैसे हार सकता है? मास्टर, रास्ते में क्वीन भी अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच गई। शाकाल के पास उतनी फोर्स नहीं थी, और दूसरा जसविंदर, इन दोनों ने आकर शाकाल का प्लान स्पॉइल करवा दिया और इसमें वो अपनी जान भी गवा बैठा। असिस्टेंट के कहते ही रोहित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। ये औरत, शायद इसे अंदाजा नहीं ये क्या मुसीबत मोल ले रही है। अब हम क्या करेंगे मास्टर? दोबारा हम कोशिश करें ध्रुव और हरमन गिल को रोकने की? नहीं, अगर हमने दोबारा ये सब किया तो हम लोगों की नजर में आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। खासकर गिल फैमिली, उसके हेड की नजर में ये सब आना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो फिर? रोहित ने एक पल कुछ सोचा और फिर अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगाया। सामने से एक आदमी ने फोन उठाया। तुम्हें किसी को उठाना है? गिल, किसको उठाना है? क्वीन भी।
अच्छा मजाक करते हैं आप मिस्टर गिल। मैं आपको बता दूं कि क्वीन भी कोई मामूली औरत नहीं है जिसे आसानी से पकड़ा जा सके। मजाक मैं नहीं, शायद तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि उसे पकड़ना गिल फैमिली के प्लान का अगला हिस्सा है। एक बार ये प्लान सक्सेस हो गया तो इसके बाद गिल फैमिली किसी के लिए सीक्रेट नहीं रहेगी। हम सबके सामने आ जाएंगे और तब हर इंसान जान जाएगा कि हम दुनिया की टॉप फैमिली हैं। सोच लो, तुम्हें आगे काफी फायदा हो सकता है, तो जरा ये भी समझ लेना कि किससे दुश्मनी लेने वाले हो तुम। रोहित की बात सुनकर सामने वाला आदमी कुछ पल गहरी सोच में डूब गया और फिर कुछ सेकंड के बाद बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्वीन भी आपके सामने होगी। इतना सुन रोहित ने कॉल रख दिया और एक गहरी सांस ले खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। सामने शहर का बहुत सुंदर व्यू था। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गिल फैमिली का प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। रेगिस्तान पार करके अब ध्रुव और उसके आदमियों की गाड़ी मेन हाईवे पर आ गई थी। हाईवे पर सभी की गाड़ी एक साथ रुक गई और क्वीन भी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आई। ये देख ध्रुव भी अपनी गाड़ी से बाहर आया। ध्रुव, अब यहाँ से मैं अपने रास्ते जाऊंगी। क्वीन बी की बात सुन ध्रुव ने कुछ कहा नहीं, पर आभा जो कि वहीं बैठी हुई थी, उसने मुस्कुराकर क्वीन बी की तरफ देखा। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आज काफी हेल्प की है। इतना कह उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव, क्या हम इन्हें तुम्हारे घर पर इनवाइट नहीं कर सकते? एक लड़की होकर इन्होंने इतने लोगों से लड़ाई की और हमारी हेल्प की। इतना तो हम कर सकते हैं ना? आभा की बात सुन क्वीन बी का दिल खुशी से भर गया। ये पहली औरत थी जो उसे पसंद आई थी, वरना आज से पहले ध्रुव के आसपास दिखने वाली हर लड़की क्वीन बी के लिए उसकी दुश्मन बराबर ही थी। पर आभा उसे अच्छी लगी थी। उसकी बातें सुन उसने अब अपनी नजरें ध्रुव पर टिका दी, उसके जवाब के इंतजार में। क्या हुआ ध्रुव? हम उसे इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो अपने देश वापस चली गई तो उसके लिए वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंडर में काफी लोग हैं जिनकी उन्हें देखभाल करनी है। और वैसे भी अभी हमने ब्लैक शार्क से लड़ाई की है। अगर हमने एक दूसरे की लोकेशन शेयर की तो हम सभी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ध्रुव का जवाब सुन क्वीन बी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर कई सुइयां चुभा दी हों। वो ये बात शुरू से जानती थी कि ध्रुव कभी उसे नहीं अपनाएगा, इसलिए उसने ये उम्मीद भी कभी नहीं रखी थी। पर फिर भी ध्रुव के जवाब से आज उसका दिल दुख गया था, पर चेहरे पर उसने अपनी मुस्कुराहट को गुम नहीं होने दिया था। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास अभी काफी काम है। जब वहाँ से फ्री हो जाऊंगी तब कभी मौका मिलेगा तो मिल लेंगे फिर हम। क्वीन बी की बातें सुनकर इस बार आभा ने कुछ नहीं कहा। वो इतना जान गई थी कि अगर ध्रुव ने कुछ कहा था तो इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर अकेले में। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? ध्रुव ने क्वीन बी की बात सुनकर तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, मौसम में ठंड थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। दूर आसमान में चांद चमक रहा था। क्वीन बी उस चांद को बड़े गौर से देखने लगी। ध्रुव शांति से उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में क्वीन की आवाज पड़ी। मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे नहीं अपनाओगे। ये सब वो चांद को देखते हुए कह रही थी और ध्रुव उसे देख रहा था। तुम्हारा पीछा करने का फैसला मेरा अपना था। मैं शुरू से जानती हूँ तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक बिजनेसमैन हो और गिल एम्पायर के अगले हायर भी। ऐसे में मेरे जैसे मर्डरर लड़की से रिश्ता रखना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे इमेज के लिए भी सही नहीं है। बेहतर है तुम खुद ही सब समझ गई। ध्रुव का एकदम ठंडा और बेपरवाह जवाब सुन क्वीन बी का दिल कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़ दिया हो। इस वक्त ध्रुव उसे एक इमोशनलेस इंसान लग रहा था जिसमें कोई फीलिंग ना हो। इस बार क्वीन बी ने ध्रुव की तरफ एक आखिरी उम्मीद से देखा, शायद किसी और जवाब के लिए। क्या मैं तुम्हें पहले मिलती? तृप्ति से पहले तो क्या ये सिचुएशन अलग हो सकती थी? इतना कह दिल थामे वो बस एक ऐसे जवाब का इंतजार करने लगी जो शायद उसके दिल को एक सुकून दे सके, बस कुछ वक्त का ही सुकून। सिचुएशन कभी अलग नहीं होती, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं। हमारा बैकग्राउंड अलग है। और अब प्लीज, क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगी? ध्रुव का ये जवाब क्वीन बी के दिल पर हथौड़े सा लगा। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई, पर उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया ताकि ध्रुव को वो नमी ना दिखे। जा रही हूँ मैं यहाँ से वापस। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक कह देना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। फिलहाल मेरा पीछा करना छोड़ दो, इसमें काफी हेल्प हो जाएगी। ये सुन क्वीन बी पलट गई और जल्दी से हाँ में सिर हिला। उसने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ियां आगे बढ़ गई। उसके जाते ही ध्रुव अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां उनका प्राइवेट प्लेन इंतजार कर रहा था। उसमें सवार होकर वो लोग कुछ घंटों बाद कठौता पहुंच गए। कठौता पहुंचकर वो लोग आराम करने लगे।
वहाँ सभी खुश थे उनके आने की खबर सुनकर। तृप्ति और इंद्रजीत पहले ही वहाँ आ गए थे। अनिका और जया को जैसे ही ध्रुव के आने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत ध्रुव को कॉल कर उससे मिलने के लिए कहा। सभी काफी खुश थे क्योंकि काफी वक्त बाद उन्हें कुछ पल का सुकून मिला था। वहीं क्वीन भी होटल के अपने कमरे में बैठी थी। जैसलमेर से निकल वो एक होटल में रुक गई थी। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए था कि अब वो आगे क्या करे। रात गुजरने के बाद अगले दिन क्वीन बी का एक आदमी उसके पास आया। बॉस, अब हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त क्वीन बी परेशान लग रही थी। रोज वाली एनर्जी और चमक उसके चेहरे से पूरी तरह गायब थी। यही वजह थी कि उसके लोगों को ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर गिल ने ठीक नहीं किया। आपने उनकी कितनी मदद की थी। इस बार भी अगर हम नहीं आते तो ब्लैक शार्क के लोग उन्हें मार देते। इसके बावजूद उन्होंने आपका एहसान नहीं माना। आदमी की बात सुन अचानक ही क्वीन बी की आंखें गुस्से से भर गईं। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया ध्रुव के बारे में कुछ भी कहने का, समझ आया? क्वीन बी को गुस्से में देख सभी लोग डर गए और एकदम शांत हो गए। इसके बाद किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सॉरी बॉस, बस आप ये बता दीजिए कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्वीन बी को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ध्रुव के ठुकराने के बाद उसे सब जगह खराब और बेमानी लग रही थी, लेकिन कहीं तो जाना ही था। इस तरह होटल में वो ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी, इसलिए कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। हम पहले कटोका जाएंगे। उसका जवाब सुन सभी लोग हैरान हो गए। पर बॉस, वहाँ तो हम ब्लैक शार्क के बचे हुए लोगों से पकड़े जा सकते हैं। जानती हूँ, पर ये ध्रुव का पीछा करने से बेहतर है। ठीक है बॉस। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्वीन बी ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव से मिलने के बाद क्वीन बी अब पहले जैसी नहीं रही थी, पर उनका काम था उसका फैसला मानना, इसलिए वो लोग कटोका जाने की तैयारी करने लगे। 2 दिन तक सब कुछ एकदम शांति से बीता, पर यह शांति सिर्फ 2 दिन की ही थी, क्योंकि उसके बाद एक तूफान ध्रुव और हरमन गिल का इंतजार कर रहा था। जो आगे क्या करने वाला था ये देखने वाली बात थी। दो दिन हो गए थे और अब तक सब कुछ शांत था। ध्रुव और हरमन कमरे में ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ध्रुव ने कहना शुरू किया, पापा अब जाकर हम चैन की सांस ले सकते हैं। नहीं ध्रुव, एक बात याद रखना, हमें हर वक्त अपने आसपास की चीजों को देखते रहना चाहिए ताकि आगे जो भी खतरा आए वो हमें ऑलरेडी पता हो और हम अपनी प्लानिंग पहले से कर सकें। ध्रुव अपने पापा की बात अच्छी तरह से समझ रहा था, तभी अचानक उसे अपने दादाजी की याद आ गई। ध्रुव ने सोचा कि वो हरमन से पूछे कि आखिर उन्होंने क्या प्लान बनाया है दादाजी को ढूंढने के लिए और आगे वो क्या करने वाले हैं। ध्रुव अभी कहने ही वाला था कि एक सर्वेंट ने आकर कहा, बड़ी मैडम आपको बुला रही हैं सर। कहते हुए वो वहाँ से चला गया। हरमन ने जब टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने सोचा कि उसकी माँ ऐसे ही बातचीत करने के लिए उसे बुला रही होगी। यही सोचते हुए हरमन नीचे हॉल में आ गया और उसके पीछे पीछे ध्रुव भी। हरमन जैसे ही अपनी माँ के पास आया उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। निहाल भी सोफे की साइड में चुपचाप खड़ा था, जैसे देखकर हरमन और ध्रुव समझ गए कि कुछ तो बात जरूर है। वहीं हरमन को देखते ही ध्रुव की दादी ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाते हुए कहा, हरमन बेटे, आज मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ और तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। ध्रुव की दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरमन और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि दादी किस जिम्मेदारी की बात कर रही थी। इससे पहले हरमन कोई सवाल करता ध्रुव की दादी ने कहा, हरमन, अब तक मैंने इस गिल फैमिली की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और कई सारे ऐसे भी काम किए जो ध्रुव के दादाजी के जाने के बाद मेरे सामने आए। मैंने बिजनेस के साथ साथ परिवार को संभाला और जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अब मेरी उम्र हो रही है। मैं बिना किसी टेंशन के और बिजनेस की जिम्मेदारी के रहना चाहती हूँ। हाँ, माँ को किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हरमन के ये कहते ही ध्रुव की दादी अपनी जगह से खड़ी होकर हरमन के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से सारी जिम्मेदारी और जो बिजनेस मैं देखती थी उसे तुम संभालोगे। मैं इस गिल फैमिली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ हरमन। हरमन को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने नम आंखों से ध्रुव को देखा। ध्रुव भी अपने पापा के लिए बहुत खुश था। उसने सामने से कहा, कांग्रेचुलेशंस पापा। हरमन गिल ने हाँ में सिर हिलाते हुए ध्रुव की दादी को देखा और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा माँ। काश आज यहाँ ध्रुव के दादाजी होते
तो वो भी मेरी तरह एक अलग खुशी का एहसास करते। वो तुम्हें आज गले से लगा लेते। ये सारी बातें सुनकर हरमन और ध्रुव दोनों ही इमोशनल हो गए थे। ध्रुव ने अपनी दादी को देखकर मन ही मन कहा, मुझे पूरा यकीन है दादी, दादाजी जल्द ही हम सबके साथ होंगे। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है, वो दादाजी को ढूंढ निकालेंगे। ध्रुव ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने निहाल से कहा, निहाल आज इतना बड़ा दिन है, तुम्हें नहीं लगता कि आज एक बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए? ध्रुव के कहते ही निहाल ने हाँ में सिर हिलाया और बाकी सब भी सेलिब्रेशन की बात करने लगे। हरमन ने सभी की एक्साइटमेंट देख खुशी से चिल्ला कर कहा, हाँ तो फिर आज की शाम गिल फैमिली आज के दिन को सेलिब्रेट करेगी। सारे लोग शाम की पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ उस जगह पर एक शोर गूंजा। शाम के करीब 6 बजे ही सारे गेस्ट्स आने शुरू हो गए थे। पूरे घर को सजा दिया गया था। गिल हाउस में बहुत दिन बाद इस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा था। सारे लोग खुश दिखाई दे रहे थे। ध्रुव एक एक करके सभी गेस्ट से मिल रहा था और उनके साथ बातचीत कर रहा था। थोड़ी ही देर में हरमन, गिल और ध्रुव ने इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए केक काटा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर वो आने वाली टेंशन से अनजान थे। इधर निहाल हाथ में ग्लास लिए पार्टी से बाहर जाकर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक आदमी पर पड़ी जो सारे इंटरनेशनल बिजनेस और प्रोजेक्ट संभालता था। वो शख्स काफी टेंस दिखाई दे रहा था और जल्दबाजी में पार्टी हॉल की तरफ जा रहा था। निहाल एक पल में उसके सामने आया और पूछने लगा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एक गड़बड़ हो गई है, मैं ध्रुव सर के पास जा रहा था। उस शख्स के मुंह से ये सुनते ही निहाल भी चौंक पड़ा और पूछने लगा, ऐसा क्या हो गया, मुझे बताओ। उस शख्स ने एक ही सांस में सब कुछ कह सुनाया, जिसके बाद निहाल के माथे पर पसीना आने लगा और उसके साथ ही वो ध्रुव के पास जाने लगा। दूसरी तरफ हरमन और ध्रुव आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर निहाल उस आदमी को लेकर आया। दोनों का चेहरा देख ध्रुव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सर। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। सर, अचानक से हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इंटरप्ट हो गए हैं और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स थे उन्हें किसी ने छीन लिया। ये सब कैसे हुआ, डोंट नो। ये सुनते ही हरमन और ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। ध्रुव ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हमारे प्रोजेक्ट्स को स्नैच कैसे कर सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं सर, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। किसने किया ये अभी पता नहीं चल पाया है सर, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने निहाल को देखा। निहाल उसका इशारा समझ गया। वो वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाता कि तभी वहाँ आवाज आई, मैं हूं ना, एक बार मैं चेक करती हूँ। सभी ने जैसे ही सामने आवाज की ओर देखा तो जया खड़ी थी। ध्रुव को उस पर भरोसा था। जया आगे आई और उसने लैपटॉप पर करीब 5 मिनट तक कुछ देखने के बाद कहा, आपके प्रोजेक्ट्स को कई कंपनीज मिलकर सॉर्ट कर रही हैं। वो सारे एक फैमिली के अंडर आते हैं, दूसरी गिल फैमिली। तो मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। इस बात को सुनते ही सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव ने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दिस इज नॉट फेयर। ध्रुव, अभी जोश से नहीं बल्कि होश से काम लो। हमें शांत दिमाग से कुछ सोचना होगा। ध्रुव शांत हो गया और सारे लोग मन ही मन कुछ सोचने लगे। एक तरफ ध्रुव और हरमन के ऊपर एक नई मुसीबत आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्वीन भी वापस कटोका के बॉर्डर पर आ चुकी थी। मगर तभी उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने खुद से कहा, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ तो लग रही है, मगर क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्वीन भी अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक उसे सामने कई सारे लोग दिखाई पड़े। क्वीन बी को लगा कि कहीं ये ब्लैक शार्क के बचे हुए लोग तो नहीं हैं। उसने अपने आदमी को कुछ इशारा करते हुए पूछा, बॉस, आप जो सोच रही हैं ये लोग वो नहीं हैं। तो फिर कौन है ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको देखकर ही पता चल गया है कि ये लोग बिग सर्कल गैंग के लोग हैं। ये सुनते ही क्वीन भी हैरान रह गई और उसने सामने जो देखा उसे यकीन ना हुआ। क्वीन बी ने देखा सामने से एक एक करके वो सारे बिग सर्कल गैंग के लोग निकल कर आगे आ गए। वो समझ गए थे कि उसके आदमी बिग सर्कल गैंग के लोगों के सामने टिक नहीं पाएंगे, मगर इसके बाद भी वो हार नहीं मानना चाहती थी। क्वीन बी ने सख्ती से कहा, तुम सब यहाँ इस तरह क्यों आए हो? कि तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? ये तो हमें कहना चाहिए डियर, क्योंकि तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। हे, डोंट कॉल मी डियर।
और तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं या मेरे लोग तुम सबको देखकर डर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वीन बी की बात सुनते ही सारे लोग जोर से हंसने लगे। उन सभी की हंसी क्वीन बी को चुभ रही थी। उसने अपने लोगों को फाइट करने का इशारा किया। अगले ही पल क्वीन बी के सारे लोग बिग सर्कल गैंग से भिड़ गए। क्वीन बी के सारे लोग गुस्से से बिग सर्कल गैंग की ओर टूट पड़े। क्वीन बी भी अपना पूरा गुस्सा बिग सर्कल गैंग के लोगों पर निकाल रही थी। वो बहुत ही बहादुरी से फाइट कर रही थी। इधर दूसरी तरफ कोई था जो क्वीन बी को इस तरह से लड़ता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। वो एक काली परछाई की तरह था। उसने क्वीन बी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, वो काफी ब्रेव है और वो आसानी से हार नहीं मानती। उसकी यही आदत मुझे अच्छी लगी। तुम्हें आगे क्या करना है जानते हो ना? उस शख्स की बात सुनकर पीछे से एक आदमी और आया और बोला, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही दोनों मुस्कुरा पड़े, मानो सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। करीब 10 मिनट के अंदर ही बिग सर्कल गैंग वालों ने क्वीन बी के सभी आदमियों को हराकर क्वीन बी को घेर लिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। क्वीन बी ने कहा, अभी भी मौका है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग गलत पंगा ले रहे हो। तभी बिग सर्कल गैंग के एक आदमी ने हंसते हुए कहा, Congratulations dear, you have become the number one enemy of the big circle gang। और हमने बिल्कुल सही इंसान से पंगा लिया है। क्वीन बी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस वक्त करे तो क्या करे। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आए। उनमें से एक उनका हेड भी था, जिसे अभी अभी उस काली परछाई ने भेजा था। उस शख्स के साथ जितने भी लोग खड़े थे, उनको देखते ही क्वीन बी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम सारे लोग यहाँ? एक वक्त हुआ करता था जब तुम लोग मेरे टारगेट्स थे, और तुम में से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मुझसे अपनी जान की भीख मांगी थी, और आज यहाँ मेरे खिलाफ इस तरह से खड़े हो। क्वीन बी ने एक झटके में सभी को पहचान लिया था और अब उसे हैरानी के साथ साथ अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। क्वीन बी की बात सुनकर एक आदमी ने आगे आकर कहा, सही कहा तुमने क्वीन बी। एक वक्त पर हम तुम्हारी जगह थे और तुम्हारे आगे घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते थे, मगर वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, और देखो वक्त बदल चुका है। क्वीन बी को उस शख्स की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अगर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। वो बस फुफकार कर रह गई। कुछ वक्त और बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बिग सर्कल गैंग के लोग बस क्वीन बी के कहने का वेट कर रहे थे और आखिर में क्वीन बी ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी सामने से उन सभी का मेन आदमी आगे आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बताओ। क्वीन बी ये सुनकर झल्ला गई, मगर अगले ही पल उसने अपनी झल्लाहट को काबू में कर लिया और शांत होते हुए बोली, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम लोग जरूर कुछ सोच कर आए होगे और मुझे वो जानना है। ये जवाब सुनते ही वो आदमी ताली बजाने लगा, जिससे क्वीन बी और भी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। क्वीन बी के पास आकर उस शख्स ने कहा, तुम काफी चालाक हो और इसी खूबी की वजह से तुम यहाँ हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि ब्लैक शार्क के लोग मर चुके हैं और अब हम तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं। उसी के लिए तो हम आए हैं। क्वीन बी को उस शख्स की बात समझ नहीं आई। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग मुझसे बदला लेने आए हो और अपने साथ वापस ले जाकर मुझे टॉर्चर करोगे? क्यों, सही कहा ना मैंने? क्वीन बी की बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। वहीं क्वीन बी सभी के चेहरों को ध्यान से देख रही थी। तभी सामने खड़ा मेन आदमी बोला, देखो तुम गलत समझ रही हो क्वीन बी। हम तुम्हें वापस लेने आए हैं जरूर, मगर रिवेंज के लिए नहीं। अच्छा, तो फिर किस लिए मुझे वापस अपने साथ ले जाना चाहते हो? क्योंकि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम कितने काम की हो। तुम्हारे अंदर जो खूबी है, हमें उससे मतलब है। क्वीन बी धीरे धीरे सब कुछ समझ रही थी। उसने सामने खड़े शख्स को घूर कर देखा और बोली, अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करूं, और मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम मुझे ध्रुव के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो, मेरी मदद से ध्रुव से बदला लेना चाहते हो। क्वीन बी अब सारी बातें समझ चुकी थी। उसकी बात पर कोई कुछ कहता इससे पहले ही क्वीन बी ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें बता दूं कि ध्रुव के साथ अब मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बेकार की चीजें सोचना बंद करो। तुम भी जानती हो कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने तो नहीं देंगे, और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम एक बार हाँ तो कहो, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्वीन बी अभी कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके सामने वही काली परछाई आई जो कुछ देर पहले उसे फाइट करते हुए देख रही थी। क्वीन बी उसे देखकर दंग रह गई। वो काली परछाई क्वीन बी के सामने आकर खड़ी हो गई।
क्वीन भी उसे बहुत ही गौर से देख रही थी और तभी उसने तपाक से कहा, ये तुम हो? ओह, तो तुमने मुझे इस तरह भी पहचान लिया? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचान पाओगी। हैरान तो मैं हूँ कि तुम यहाँ इन लोगों के साथ हो। मुझे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कर लो यकीन और हमारे साथ आ जाओ। देखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? ये सुनते ही उस काली परछाई ने अपना दायां हाथ उठाकर कुछ इशारा किया। अगले ही पल बिग सर्कल गैंग के लोग क्वीन बी के सभी आदमियों के पास आए और गन्स तान कर खड़े हो गए। क्वीन बी अपने लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम मुझे डरा दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ये याद रखना। तुम्हें हाँ कहना ही होगा क्वीन बी, नहीं तो तुम जानते भी हो कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे और इनकी लाशों को मैं फिकवा दूंगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारी बातें सुनते ही क्वीन बी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, अगर मेरे एक भी आदमी को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस काली परछाई ने अपने लोगों को कुछ इशारा किया और फिर वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर गिल फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। अगली सुबह ध्रुव के चाचा ध्रुव के पास आए और बोले, ध्रुव, मैंने अपने कई जान पहचान वालों से बात की और उनसे हेल्प के लिए कहा, मगर कोई भी रेडी नहीं है। सब जान चुके हैं कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से जा चुके हैं। ध्रुव ने पूरी बात सुनी मगर एक भी जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि इस वक्त उसका शांत रहना ही बेहतर है। ध्रुव चुपचाप बैठा था कि तभी अचानक से उसका फोन बज उठा। उसने देखा एक इंटरनेशनल नंबर से उसे कॉल आ रही है। उसने जैसे ही वो कॉल रिसीव किया, सामने से आवाज आई, ध्रुव, लॉन्ग टाइम नो सी। ध्रुव ने आवाज पहचानते हुए कहा, रोहित तुम? रोहित तुम? आज मेरी याद कैसे आ गई? कहीं फिर से अपनी बेइज्जती करने का इरादा तो नहीं है? ध्रुव की बात सुन रोहित की भौहें गुस्से से चढ़ गईं, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया और बोला, आप क्या करें ध्रुव, तुम्हारा रुतबा ही ऐसा है कि कोई भी तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है। लेकिन मेरा तुम जैसे जंग लगे लोहे को अपने करीब खींचने का कोई इरादा नहीं है। लगता है तुम मुझे और मेरी फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी गिल फैमिली का कोई तोड़ नहीं है। हम जब जो चाहे वो करवा सकते हैं, जिसे चाहे उसे बर्बाद कर सकते हैं। वैसे बर्बादी से याद आया, तुम्हारे अंकल से भी तुम्हें एक बैड न्यूज तो मिली ही होगी। ध्रुव को ये समझते देर नहीं लगी कि रोहित का इशारा किस ओर है। तो तुम कहना चाहते हो हमारे हाथ से जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उसमें तुम्हारी फैमिली का हाथ है? वाह ध्रुव, मानना पड़ेगा, ताकत के साथ साथ दिमाग भी है तुम्हें। यही वजह है कि हमारी फैमिली चाहती है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, हमारा हिस्सा बन जाओ। आखिर तुम भी हमारे अपने जो हो। रोहित, पिछले जन्म में तुम गिरगिट थे क्या जो इतने रंग बदलते हो? एक तरफ तो तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान रहे हो और दूसरी तरफ तुमने मेरे ही परिवार को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दिए। अब तुम ही बताओ, कैसे भरोसा करूं मैं तुम जैसे पल पल रंग बदलने वाले इंसान पर? तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दो। हो कम ऑन ध्रुव, अगर मुझे ये करना ही होता तो तुम्हारी फैमिली के लोग अब तक अपने पैरों पर नहीं चल रहे होते। तो क्या मैं इसे तुम्हारी धमकी समझूं? तुम्हें जो समझना है समझ लो ध्रुव, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो। एक बात कान खोल कर सुन लो रोहित, मुझे तुम्हारी फैमिली ज्वाइन करने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात मेरे परिवार की, तो ये भी तुम अच्छे से समझ लो, उन्हें चोट पहुंचाना तो दूर, अगर तुमने उनकी जरा सी डिसरिस्पेक्ट भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या अब मैं इसे तुम्हारी धमकी समझूं ध्रुव? वैसे इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे सिर्फ एक फोन कॉल पर तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने परिवार को बचाने का सुनहरा अवसर दे रहा हूँ। मेरी फैमिली और हरमन के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम है, हम उसे सुलझाने को रेडी हैं। बस शर्त यह है कि तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर लो, और बदले में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को किसी सुनसान आइलैंड पर लाइफ टाइम रहना होगा और हमारे मामले में दखल नहीं देना होगा। तो बोलो, है मंजूर? करोगे तुम हमारी फैमिली ज्वाइन? नेवर। मेरा जवाब अभी भी वही है, मुझे तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन फोन पर मौजूद रोहित के सब्र का बांध टूट गया। तुम आखिर इतने जिद्दी क्यों हो ध्रुव?
तुम समझते क्यों नहीं? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। चाहो तो मेरे इस ऑफर के बारे में अपने पापा हरमन से भी डिस्कस कर लो। मुझे किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारे डिसीजन मैं खुद लेता हूँ और मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ। मुझे तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना। अब तुम अपना ये ऑफर उठाओ और दफा हो जाओ, समझे? या फिर दूसरे तरीके से समझाऊं? तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। इस ऑफर को ठुकराने का सीधा मतलब यही समझा जाएगा कि तुम हमारी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हो। चलो देर से ही सही, तुम्हें बात समझ में तो आई। अब तुम मेरे दिमाग नहीं खाओगे, राइट? अब तुम देखो ध्रुव, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को ही खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। तो तुम भी ध्यान से सुन लो रोहित, अगर तुमने मेरे फैमिली में से किसी का बाल भी बांका किया तो तुम ऐसी मौत मरोगे जिसे देख पूरी दुनिया की रूह कांप उठेगी। तुम्हारी बातें सुन मुझे हंसी आती है ध्रुव। तुम मेरी जान लेने की छोड़ो और अब से अपने फैमिली की जान की फिक्र करो। मैं चाहूं तो एक झटके में तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सकता हूं और तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। लगता है तुम्हें गलत फहमी है कि तुम हमारी फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, तो फिर तुम कोई भी एक्शन लेने की जुर्रत करो, फिर सब जान जाएंगे कि कौन कितना पावरफुल है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है तुम पर, तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इतना बोल ध्रुव ने गुस्से में फोन कट कर दिया। ध्रुव समझ गया था कि रोहित के इस ऑफर के पीछे कोई तो चाल छिपी हो सकती थी, इसलिए उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान हरमन भी ध्रुव के पास ही बैठा था। रोहित का कॉल कट करने के बाद ध्रुव हरमन की ओर देखने लगा। वो ये बात अच्छे से समझता था कि हरमन को सब कुछ पता होता है। उधर बिग सर्कल क्लब में एक नए मेहमान ने सबको सरप्राइज कर दिया। ये मेहमान और कोई नहीं बल्कि रोहित गिल था। हेलो, आई एम रोहित गिल। स्वागत नहीं करोगे हमारा? इतना बोल रोहित बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बिग सर्कल क्लब में एंटर होने लगा। बिग सर्कल क्लब में रोहित को सभी अच्छे से जानते थे, इसीलिए किसी ने भी उसे रोकने की जरूरत नहीं की। रोहित लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। वो इस जगह पर इस तरह आराम से घूम रहा था जैसे पहले भी यहाँ आ चुका हो। अब बिग सर्कल क्लब के हर मेंबर की निगाहें रोहित पर आकर जम गईं। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर रोहित यहाँ क्यों आया है। तभी रोहित ने सभी की क्यूरियोसिटी मिटाते हुए कहा, मैं यहाँ डॉक्टर मेनन से मिलने आया हूँ। ये सुन हर किसी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सब उल्लू की तरह मुझे घूरते ही जाओगे या डॉक्टर मेनन को भी बुलाओगे? ये सुन सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खैर छोड़ो, मुझे पता है डॉक्टर मेनन मुझे कहाँ मिलेंगे। इतना बोल रोहित अकेला ही बिग सर्कल क्लब के कैंपस में चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उधर बिग सर्कल क्लब में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोहित को टोके। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित यहाँ अकेला नहीं आया है, वरना वो बिग सर्कल क्लब में इतनी दादागिरी के साथ कभी नहीं घुसता। रोहित को रोकने का मतलब अपनी तबाही को दावत देना था, इसलिए सभी ने रोहित को अंदर जाने दिया। कुछ ही देर में रोहित डॉक्टर मेनन के हाईटेक लैब में जा घुसा। अंदर आते ही रोहित ने देखा डॉक्टर मेनन उसकी तरफ पीट कर खड़े थे। वो अपनी लैब में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये देख रोहित बिना बोले लैब में रखे बड़े से सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था डॉक्टर, तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करेगा, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनने को रेडी नहीं थे। रोहित को अचानक अपने सामने देख डॉक्टर मेनन हैरान रह गया। डॉक्टर मेनन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे और कहे तो क्या कहे। वहीं रोहित डॉक्टर मेनन के कहने का वेट कर रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद डॉक्टर ने कहना शुरू किया, मुझे पता नहीं था कि वो क्वीन भी इतनी चालाक निकलेगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता। रोहित का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन कैसे भी करके डॉक्टर मेनन की बात सुन के उसने अपनी झल्लाहट को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हमें अब आगे सोचना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि गिल फैमिली ध्रुव को वापस बुलाना चाहती है, तो इसलिए उसे कुछ नहीं हो सकता। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्टर मेनन पूरी बात समझ रहा था, मगर इस वक्त उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थीं। रोहित लगातार उसी को देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर मेनन ने कहना शुरू किया, देखो, अगर तुम हरमन गिल को मारने की प्लानिंग करते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बात जहां ध्रुव की आती है वहां फिर रिस्क बढ़ जाता है।
और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब इतना आसान नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी बात मानूंगा या नहीं ये मुझे सोचना होगा, क्योंकि मुझे जहां मौका मिलेगा मैं अपना काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर मेनन की बात सुन रोहित सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि अंदर से वो गुस्से में था और झल्लाया हुआ भी था। डॉक्टर मेनन ने रोहित को चुप देख आगे कहना शुरू किया। तुम सही में पागल हो गए हो, क्योंकि जो ध्रुव को अपने रास्ते से हटाना चाहता है उनमें से तुम भी एक हो, मगर अब दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि ध्रुव से पंगा ना लूं। एक बात जान लो, हरमन गिल का मरना तय है, इसलिए उसके परिवार को भी रास्ते से हटाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये सब करने से पहले ध्रुव का रास्ते से हटना कितना जरूरी है ये तुम भी जानते हो। फिर इसमें सोचना क्या है? डॉक्टर मेनन की पूरी बात सुन रोहित ने एक गहरी सांस ली, मानो वो कुछ कहने वाला है। इस वक्त वो बहुत सीरियस नजर आ रहा था। उसने कुछ सोचने के बाद कहा, देखो, मैं जो भी करने के बारे में सोच रहा हूं वो सब कुछ गिल फैमिली के रेगुलेशंस के हिसाब से करना चाहता हूं। मैं हड़बड़ाकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। और तुम बात नहीं समझ रहे हो कि ध्रुव के ऊपर अभी किसी भी खतरे का आना सही नहीं है, और एक बार वो यहाँ की गिल फैमिली को ज्वाइन कर लेगा उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा डॉक्टर। इतना कहने के बाद रोहित चुप होकर डॉक्टर मेनन की तरफ ध्यान से देखने लगा और उसके कहने का वेट करने लगा। रोहित की आंखें लगातार डॉक्टर मेनन की आंखों को देख रही थीं। आखिर में डॉक्टर ने कहा, वैसे मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, और मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि जैसलमेर के किले में एक बार पहले ही मैंने ध्रुव और हरमन को तुम्हें सौंप दिया था, और तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे कारण ही तुम वहां से निकल पाए थे। ये सुनते ही रोहित ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से वहां से सही सलामत आया हूँ? अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मैं वहां से आ नहीं पाता। ये बोलने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए था डॉक्टर। अब डॉक्टर मेनन भी रोहित की बात से बेफिक्र हो गए। शुरू में जब उसने रोहित को देखा था, डॉक्टर मेनन कहीं ना कहीं घबराया हुआ था, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। मगर अब रोहित की बात सुनकर वो भी आक्रोश में आ गया। डॉक्टर मेनन ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं मानता हूँ कि गिल फैमिली बहुत बड़ी है, चारों तरफ नाम है, मगर ये मत भूलो कि बिग सर्कल गैंग भी कुछ कम नहीं है। इनके पास हर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन है। और तो और रोहित, ये बात तुम अच्छे से जान लो कि तुम चाहे जो कहो, मगर सच बदल नहीं जाएगा। डॉक्टर मेनन की बात रोहित को बर्दाश्त नहीं हुई और वो चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इधर दूसरी तरफ मेन गेट के बाहर रोहित के कई आदमी खड़े थे। उन्होंने जैसे ही रोहित की आवाज सुनी वो गुस्से में आ गए और एक एक करके शोर मचाने लगे। चारों तरफ उन लोगों का शोर गूंज रहा था। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं हर बीतते वक्त के साथ उनका शोर बढ़ता ही जा रहा था। अगर यहाँ बात लड़ने की आ गई है तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम पूरे जोश के साथ फाइट करेंगे। हम अपने बॉस को हारने का मौका ही नहीं देंगे। हमारे सामने यहाँ के गार्ड्स कुछ भी नहीं है। हम खून की नदियां बहा देंगे। कुछ इस तरह का शोर पूरे एरिया में गूंज रहा था। थोड़ी देर में वहां पर कई सारे गार्ड्स आकर खड़े हो गए और सभी को समझाने की कोशिश करने लगे कि अंदर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर मेनन भी गुस्से में था, मगर वो इस वक्त कोई पंगा नहीं चाहता था। उसने गहरी आवाज में कहा, देखो, मैं बाकी चीजों के बारे में तो नहीं जानता, मगर तुम एक बात जान लो कि ध्रुव बहुत ही डेंजर इंसान है, और अगर गिल फैमिली उससे जीतना चाहती है तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करने वाला है। रोहित जान रहा था कि डॉक्टर बात घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने सीधे कहा, तुम वो सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस यही कहूंगा कि तुम उसे मुझे सौंप दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर, मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। एक पल सोचने के बाद अचानक से डॉक्टर मेनन ने कहना शुरू किया, क्या तुम क्वीन बी के बारे में बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर भूल जाओ, क्योंकि उसे मेरे लोग पकड़ना चाहते हैं। उसके साथ हिसाब किताब करना बाकी है, क्योंकि उसने जो किया उसकी सजा तो क्वीन बी को मिलेगी ही। वो कहाँ है ये मैं जान चुका हूँ डॉक्टर, और इसीलिए मुझे मजबूर मत करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। डॉक्टर मेनन ना चाहते हुए भी मान गया। वो वहां से एक कमरे के अंदर जाने लगा। रोहित यहाँ वहां टहल रहा था और यही सोच रहा था कि आगे अब उसे क्या करना है। कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन था। उसके दिमाग में बार बार ध्रुव का ख्याल आ रहा था, मगर साथ ही वो क्वीन बी को भी देखना चाहता था। वहीं डॉक्टर मेनन को अंदर कमरे में गए हुए काफी वक्त लग रहा था। रोहित से अब और ज्यादा वेट नहीं हो रहा था। आखिर में उसने सामने खड़े एक आदमी से पूछा, तुम्हारा बॉस इतना लेट क्यों कर रहा है? वो हमारे बॉस हैं, उनका जो मन करे। हम उनसे थोड़ी ना सवाल कर सकते हैं।
उस आदमी की बात सुन रोहित उसे घूर कर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसा जवाब हुआ। रोहित काफी देर तक वेट करने के बाद उस कमरे की ओर जा ही रहा था कि सामने से उसे डॉक्टर मेनन आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉक्टर मेनन क्वीन बी को अपने साथ लेकर निकला। उसने रोहित को देखते हुए कहा, वैसे मैंने और कई लोगों को पकड़ा है जो इसके साथ थे, क्या तुम उन्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहोगे? रोहित ने इनकार में सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने जिसे आजाद करने को कहा उसे करो, मुझे देर हो रही है। डॉक्टर मेनन ने पीछे हटते हुए कहा, ये आजाद है अब, देखो मैंने कितनी आसानी से तुम्हारी बात मान ली, जाओ ले जाओ इसे। रोहित को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर वो और ज्यादा सोचे बगैर क्वीन बी के साथ वहां से निकल गया। इधर डॉक्टर मेनन के चेहरे पर अब भी एक कुटिल मुस्कान थी। तभी उसका एक खास आदमी डॉक्टर के पास आकर बोला, आपने ये सब क्यों किया? यहाँ कोई समझ नहीं पाया है, और मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आप कुछ भी बिना किसी रीजन के नहीं करते। डॉक्टर मेनन ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस हंसने लगा। उसके आदमी ने सामने से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दो शेरों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, और फिर जो जीतेगा। तुम गलत हो, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये कहते हुए डॉक्टर मेनन हंसने लगा। एक तरफ रोहित डॉक्टर मेनन से मिलकर क्वीन बी को अपने साथ लेकर जा चुका था, और इधर कटोका में गिल फैमिली में हंगामा मचा हुआ था। ध्रुव इस सोच में डूबा हुआ था कि वो रोहित को कैसे अपने रास्ते से हटाए। तभी तेजा ने आकर एक फाइल ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी अभी रोहित की लोकेशन के बारे में पता चला है, और ये भी कि वो अब क्या करने वाला है। तेजा की बात सुनकर ध्रुव ने तेजा से वो फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगा, जिसमें रोहित की कुछ फोटोज थीं, जिसमें ये पता चल रहा था कि वो अभी भी कटोका शहर में ही था। ये देख ध्रुव ने गुस्से भरी नजरों से तेजा की तरफ देखकर उससे सवाल किया, ये कटोका कब और कैसे आया? इसके आने की खबर मुझे पहले क्यों नहीं मिली? ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए तेजा हड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर गिल, ये रोहित तो हमारी सोच से भी आगे निकला। ये यहाँ कैसे आया उसे छोड़िए, ये यहाँ क्यों आया इसके बारे में सोचिए। तेजा की बात सुनकर ध्रुव एक पल को सोच में पड़ गया। वो तेजा की कही बात का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था, तो तेजा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो अब इंडिया की टॉप 10 फैमिलीज को बिजनेस पार्टनर बनाने में लगा हुआ है, जिससे वो आपको और आपके पापा के बनाए इस एम्पायर को खत्म कर सके। उसने सभी के लिए एक पार्टी रखी है और उन्हें इनवाइट किया है, और उसने अपने इस न्यू शोकेस को एक नाम भी दिया है। क्या नाम है? द एपेक्स अलायंस, और इसके अंडर में कम से कम 500 से भी ज्यादा कंपनीज और बिजनेस वेंचर्स रजिस्टर्ड हैं। इस बात को सुनकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए तेजा की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए कहा, इस पार्टी की लोकेशन और टाइम का पता लगाओ। ध्रुव की बात सुनकर तेजा ने उससे सवाल किया, लेकिन वो किस लिए? उसकी पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। ध्रुव की बात सुनकर तेजा भी मुस्कुराया। ध्रुव का ऑर्डर मिलते ही तेजा इस पार्टी की इंफॉर्मेशन निकालने में लग गया। अगली सुबह जैसे ही ध्रुव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फोन पर तेजा का एक टेक्स्ट मैसेज था। उसे देखते ही उसने जैसे ही उस मैसेज को ओपन किया तो उसमें लोकेशन और टाइम लिखा हुआ था। ये देखते ही ध्रुव ने घड़ी की तरफ अपनी नजर घुमाई और बिना देरी किए रेडी होने लगा। ध्रुव जानता था कि अभी न तो तृप्ति को किसी से खतरा था और न ही आभा को, और यही वजह थी कि वो अपने हर एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कुछ ही देर में ध्रुव हिल्टन होटल के बाहर जा पहुंचा। होटल के बाहर खड़े होकर ध्रुव ने खुद से कहा, देखते हैं रोहित मेरा अपोनेंट बनने के लायक है भी या नहीं। इतना सोचकर मुस्कुराते हुए ध्रुव ने अपना कदम होटल में रखा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जैसे वो अभी कुछ महीनों पहले ही पीछे छोड़कर आया था, वही साया उसके सामने इस तरह से आएगा। ध्रुव ने एक नजर घुमाकर उस जाने पहचाने चेहरे को ध्यान से देखा। वो लड़की कोई और नहीं, ओजस्वी ही थी। ओजस्वी को देखकर ध्रुव शॉक था। उसने मन ही मन कहा, ये ओजस्वी यहाँ कैसे? ध्रुव सोच ही रहा था कि तभी ओजस्वी के पीछे से एक 50 साल का आदमी ब्लू कलर का कोट पहने धीरे से उसके पास आया और ओजस्वी का हाथ पकड़कर उसके गाल पर किस करने लगा। ये देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। ध्रुव उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था। उसका नाम प्रणव मल्होत्रा था, पर प्रणव ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं जानता था। इससे पहले कि ध्रुव वहां से निकल पाता, ओजस्वी की नजर ध्रुव के ऊपर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, ध्रुव, वो भी यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये पार्टी अमीरों की है, यहाँ इस फटीचर का क्या काम? मुझे पता लगाना होगा।
इतना सोचकर ओजस्वी ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े प्रणव से पूछा। बेबी, तुम इसे जानते हो? ओजस्वी की बात सुनते ही प्रणव ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा, फिर चिढ़ते हुए कहा, नो बेबी, मैं इसे नहीं जानता। होगा कोई यहाँ का काम करने वाला। Why? What happened? प्रणव की बात सुनकर ओजस्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि वो अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला आज ले सकती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड प्रणव उसकी नजर में वहाँ बहुत अमीर था। इतना सोचकर ओजस्वी प्रणव को बहाना देकर ध्रुव के पास चली आई। मिस्टर ध्रुव, तुम यहाँ? फिर से कोई लॉटरी लगी है या किसी कंपनी के ओनर का असिस्टेंट बनकर आए हो? ओजस्वी की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो आज फिर उसे उस रात की तरह इग्नोर करना चाहता था, पर मुस्कुराते हुए बोला, ओजस्वी, मेरा छोड़ो, पर तुम यहाँ कैसे? और इस बार आरव ने तुम्हें छोड़ा या तुमने आरव को? कहते हुए ध्रुव हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर ओजस्वी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश में कहा, तुम जानते भी हो कि आज ये इवेंट किसने रखा है? तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं। वो एपेक्स अलायंस का सेंटर पर्सन है। उसने हमें पर्सनली इनवाइट किया। ओजस्वी की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा, वैसे उसने तुम्हें इनवाइट किया है या तुम्हारे उस सो कॉल्ड टॉयफ्रेंड, आई मीन बॉयफ्रेंड को? ध्रुव की बात सुनकर ओजस्वी का चेहरा गुस्से में फूल गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रणव उसके पास आया और धीरे से ओजस्वी की कमर पर हाथ रखा और ध्रुव के सामने अपने घमंडी अंदाज में कहा, बेबी क्या हुआ? कौन है ये? क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रणव की बात सुनकर ओजस्वी कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, मैं कहा, लेकिन हाँ, आप बहुत जल्दी परेशान होने वाले हो। कहकर ध्रुव वहां से आगे बढ़ने लगा, पर अपनी इंसल्ट होते देख प्रणव ने भी उसे रोकते हुए कहा, पता नहीं तुम जैसों को ऐसी पार्टी में कौन आने देता है जहां वर्ल्ड की 3 सबसे फेमस फैमिली इनवाइटेड हैं, कपूर फैमिली, रस्तोगी फैमिली और खन्ना फैमिली। प्रणव की बात सुनकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे प्रणव के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस सवाल ये था कि आखिर रोहित के पास इतनी पावर कैसे आ गई जो उसने टॉप 3 फैमिली को इस इवेंट में इनवाइट किया। प्रणव की बातें सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया था। उसे रोहित की इस हिम्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसे इन सब से कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वो वहाँ जिस काम के लिए आया था वो उसे करने वाला था। तभी ओजस्वी ने प्रणव की बात खत्म होते ही कहा, और तुम कपूर फैमिली के बारे में जानते ही क्या हो? संजय कपूर को मेरे प्रणव पर्सनली जानते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। इस बात पर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओजस्वी को बहुत अच्छे से जानता था। उसने उसके साथ एक्मे गेम कंपनी में 15 महीने जो बिताए थे। उसे पूरा यकीन था कि ओजस्वी अपने शिकार को बहुत सोच समझ कर चुनती थी। तभी प्रणव ने भी चिढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बहस कर रही हो बेबी? वो भी ऐसे इंसान से जिसे शायद ही यहाँ कोई जानता होगा। वहाँ अंदर अभी और भी वीआईपीज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्रणव की बात सुनकर ध्रुव ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और उनके जाने से पहले ही वहां से मेन हॉल की तरफ चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि रोहित के बुलाए हुए सभी गेस्ट्स वहां आ चुके थे। तभी उसकी नजर रोहित के ऊपर पड़ी जो उसके ठीक सामने स्टेज पर आकर खड़ा हुआ था। रोहित को देखते ही सभी ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया, जिसके बाद रोहित ने मुस्कुराते हुए उस हॉल में एक नजर घुमाई और कहा, Ladies and gentlemen, welcome to the club. इतना कहते ही ध्रुव की नजर थोड़ी दूर खड़े ध्रुव के ऊपर पड़ी जो दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ा उसे घूर रहा था। रोहित मन ही मन सोचते हुए बोला, ध्रुव यहाँ? वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे अंदर आने किसने दिया? इन्हीं सवालों के साथ उसके मन में एक और सवाल था जिसने रोहित को डरने पर मजबूर कर दिया। रोहित जानता था कि ध्रुव के पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी। ध्रुव मुझे कांग्रेचुलेट करने आया है या फिर इस पार्टी का मजा खराब करने? पर ध्रुव पर सबकी नजर पड़े उससे पहले रोहित ने सभी से कहा, तो अब से आप सभी मेरे पार्टनर्स हैं, सो फील फ्री टू टॉक टू मी। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं हैंडल करूंगा। इतना कहकर रोहित ने अपने हाथ में पकड़ा माइक अपने असिस्टेंट की तरफ बढ़ाया और स्टेज से उतरकर सीधा ध्रुव के पास चलकर आने लगा। सभी की नजरें आज रोहित के ऊपर ही टिकी हुई थीं, लेकिन रोहित के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। मन में गुस्सा लिए वो ध्रुव की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता?
ध्रुव की बात सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए इधर उधर अपनी नजर घुमाई, फिर दांत पीसते हुए कहा, जानता हूँ ध्रुव, तुम बड़े जिद्दी हो और अब तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि हम हैं तो एक ही फैमिली से, द गिल फैमिली। रोहित की बात सुनकर ध्रुव हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख वहां आए कुछ लोगों की नजर ध्रुव के ऊपर पड़ी। ध्रुव ने रोहित से कहा, माफी और तुमसे? और तुम मांग भी क्या सकते हो, यहाँ तुम अपना हिस्सा मांगने से रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था और तुम्हें अगर सबके सामने माफी मांगने में शर्म आ रही है तो तुम मुझसे इवेंट के बाद मिलो। तब तक होटल में कोना पकड़कर चुपचाप बैठे रहो, समझे? इतना कहकर रोहित वहां से जाने लगा। वो जानता था कि उसने अगर ज्यादा वक्त ध्रुव के साथ बिताया तो वहां आई बड़ी फैमिलीज का ध्यान रोहित से हटकर ध्रुव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहां के कुछ लोग ध्रुव को पहले से बहुत अच्छे से जानते थे। पर ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। रोहित को जाते देख वो ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे वो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो हो चुका था। रोहित ने एक नजर पलट कर देखा तो ध्रुव के चेहरे पर खुशी देख उससे रहा नहीं गया। वो तेज कदमों से उसके पास चलकर आया और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है ध्रुव, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। रोहित की बात सुनकर ध्रुव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बिना कुछ कहे स्टेज की तरफ चला गया। उसे स्टेज की तरफ जाता देख रोहित को उसकी इस हरकत पर शक होने लगा। अब ये क्या करने वाला है? मुझे पहले ही इसके यहाँ आने के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ रोहित कंफ्यूज खड़ा होकर ध्रुव को देख रहा था और उधर ध्रुव अपने होठों पर मुस्कान लिए वहाँ सभी फैमिलीज को ध्यान से देख रहा था। ध्रुव को इस तरह देख वहीं भीड़ में खड़ी ओजस्वी भी इसी सोच में डूबी हुई थी। ये ध्रुव अब कौन सा नया तमाशा करने वाला है? जहाँ भी जाता है एक बड़ा सिर दर्द बन जाता है, पर इसके यहाँ आने का राज क्या है? इसी तरह के कई सवाल ओजस्वी के मन में थे, पर तभी ध्रुव ने आगे जाकर जो कहा उसे सुनकर तो रोहित भी मुस्कुराने लगा। मेरे यहाँ आने का पर्पस पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ध्रुव की इस बात पर रोहित मन ही मन सोचते हुए बोला, कितना बड़ा बेवकूफ है, खुद की बेइज्जती करने में इसे बड़ा मजा आ रहा है। उसे लगता है कि यहाँ आए लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लेकिन नहीं, ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले ध्रुव। पर उसे कहाँ पता था कि ध्रुव का ये छोटा सा स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन बन जाएगा। रोहित को लग रहा था कि छोटी मोटी फैमिलीज ध्रुव से इन्फ्लुएंस हो सकती थी, लेकिन जिन 3 फैमिलीज से रोहित को उम्मीदें थीं, जिन्हें यहाँ इनवाइट करने में रोहित ने बहुत मेहनत की थी, वो शायद इन्फ्लुएंस ना हो। ध्रुव ने जैसे स्टेज से अपना पैर नीचे रखा वैसे वहाँ के लोगों में हलचल मच गई। चेयर्स के हिलने की आवाजें रोहित को साफ सुनाई देने लगी। इतनी हलचल देख ओजस्वी ने भी अपने बॉयफ्रेंड प्रणव से पूछा, बेबी ये सब क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे अचानक खड़े होकर ध्रुव की बात सुनकर जाने क्यों लगे? हाँ? I don't know बेबी, but I feel कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ रोहित को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि जिनके ऊपर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही 3 फैमिलीज के लोग वहां से उठकर जाने लगे थे। ये सब देख रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, What the hell? ये लोग ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ध्रुव को अपनी इस हरकत की माफी तो मांगनी होगी, लेकिन उससे पहले इन 3 फैमिली से मुझे जवाब चाहिए। ध्रुव के स्टेटमेंट ने वहां हंगामा मचा दिया था। रोहित को नहीं लगा था कि तीनों पावरफुल फैमिलीज भी ध्रुव की बातों में आ जाएंगी। उन फैमिलीज में से उठने वाला सबसे पहला इंसान कपूर फैमिली का हेड संजय कपूर था। संजय कपूर के उठने के बाद एक एक करके बाकी सभी लोग भी अपनी जगह से उठ गए। ये सब देखकर रोहित हड़बड़ा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और सिर्फ रोहित को ही नहीं, वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी हैरानी से उन फैमिलीज और उनके हेड्स को जाते हुए देख रहे थे। संजय कपूर ने वहां हो रही सभी की बातों को सुना और उनकी हैरानी से भरी आंखें देखी। इसी के साथ रोहित की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए संजय ने तेज आवाज में कहा, काफी देर से ये मीटिंग चल रही है, जिस वजह से मैं थक गया हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप सभी मेरे असिस्टेंट को बता दीजिए, वो मुझे बाद में ब्रीफ कर देगा। संजय ने अपनी बात पूरी की और सीधा वहां से बाहर जाने लगे। उन्होंने एक बार भी रोहित की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी बातों पर ध्यान दिया। रोहित को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए संजय कपूर ध्रुव के पास गए। ध्रुव के पास जाते ही उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। कुछ समय जिस तरह से उन्होंने रोहित के साथ बिहेव किया था, उसके उलट वो ध्रुव से काफी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे। मिस्टर गिल, क्या आप आज रात फ्री हैं? संजय की बात सुनकर ध्रुव ने उनकी तरफ देखा और इससे पहले कि ध्रुव कोई जवाब देता, संजय ने आगे कहा, अगर आप फ्री हैं तो क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर कर सकते हैं? संजय ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से ध्रुव और संजय की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस संजय कपूर ने रोहित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया,
वही ध्रुव के साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे थे। वहीं रोहित भी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। गुस्से के मारे उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। संजय की बात का ध्रुव कोई जवाब देता उससे पहले ही रोहित ने उन दोनों के पास आकर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ध्रुव को इतनी इंपॉर्टेंस? रोहित की बात को बीच में काटकर संजय ने कहा, मिस्टर रोहित गिल, आपको नहीं लगता कि जब दो लोग बात कर रहे हों तब आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए? वैसे मुझे लगता है कि आपको अपनी इमेज पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तब शायद मेरा ध्यान भी आपके ऊपर जाए। इतना बोलकर संजय ने किसी की तरफ नहीं देखा और वो सीधे वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर गए उनके साथ साथ बाकी के लोग भी बाहर जाने लगे। वहीं रोहित गुस्से से ये सब देख रहा था। संजय के कहे लफ्ज उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। दस मिनट से कम समय में वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग वहां से जा चुके थे। कोई भी रोहित का साथ देकर ध्रुव के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से लगभग बहुत से लोग वहां से चले गए थे। सभी को जाता हुआ देख रोहित का असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, सर अब क्या करें? असिस्टेंट की बात सुनकर रोहित ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, आप क्या कर सकते हैं? सबको जाने के लिए बोल दो और जितने लोग पहले गए हैं उन सभी के नाम को नोट करो। रोहित का ऑर्डर सुनकर उसके असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया। अपनी बात पूरी करने के बाद रोहित ध्रुव के पास अपने धीमे कदम लेकर आया और उसे देखकर कहा, अभी तुम खुश तो बहुत हो गए, आखिर मेरा पूरा प्लान जो तुमने फेल कर दिया। पर तुम चिंता मत करो, जो भी लोग यहाँ से गए हैं उन्हें इस बात का प्राइस तो पे करना पड़ेगा। रोहित की बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। रोहित की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जरूर उसके मन में कुछ बड़ा प्लान चल रहा होगा। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले रोहित ने एक बार फिर से आगे कहा, यहाँ पर जितने लोग थे उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने तुम्हारा साथ देने के बारे में सोचा। रोहित की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को ठीक किया और उसकी बात पर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत समझ रहे हो। और रही बात इन लोगों की, तो मैंने किसी को नहीं कहा था कि मेरा सपोर्ट करें, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मेरे साथ थे। इसका मतलब साफ है कि मेरे खिलाफ जाना इतना आसान नहीं है। ये सब जानने के बाद भी तुम्हें मेरे साथ गेम्स खेलने हैं तो तुम शौक से खेल सकते हो। जल्द ही तुम्हें न्यूज़ मिल जाएगी जो भी इन लोगों के साथ होगा उसका। ऑलराइट देन, मैं भी वेट करूंगा। ध्रुव की बात सुनकर रोहित का चेहरा एक बार फिर से गुस्से की वजह से काला हो गया। वो जितनी कोशिश कर रहा था ध्रुव को झुकाने की, उसे नीचा दिखाने की, ध्रुव उतना ही ऊपर उठ रहा था। अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन लिए रोहित वहां से बाहर निकल गया। रोहित के जाने के बाद ध्रुव भी पीछे पीछे निकल गया। ध्रुव जैसे ही बाहर आया उसकी मुलाकात एक बार फिर से संजय कपूर से हो गई। संजय कपूर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने आदमियों के साथ वो वहीं रुककर ध्रुव का ही वेट कर रहे हों। संजय को देख ध्रुव भी अपनी जगह पर रुक गया। संजय ध्रुव के पास आए और उससे कहा, मिस्टर गिल, मैंने पहले ही आज रात के डिनर के लिए होटल में रिजर्वेशन कर लिया है और मैं पर्सनली रस्तोगी फैमिली और खन्ना फैमिली को भी आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। संजय की बात सुन ध्रुव ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आज की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद भी ये दोनों फैमिलीज मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी? ये सभी बिजनेसमैन हैं, जहाँ पर इनका इंटरेस्ट होगा वहाँ तो ये लोग आएंगे। संजय कपूर की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर स्माइल और बड़ी हो गई। उसे पता था कि जो संजय बोल रहे थे वो सही था और कहीं ना कहीं वो भी ये जानता था कि ये फैमिलीज जरूर आएंगी। वैसे ही इस वक्त ध्रुव को भी इन फैमिलीज के सपोर्ट की जरूरत थी। इस वक्त गिल फैमिली जिस क्राइसिस से गुजर रही थी, उन्हें उससे बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत थी जो इन 3 फैमिलीज से मिल सकता था। संजय से बात करने के बाद ध्रुव वहां से चला गया। वहीं रात के वक्त ओजस्वी 7 स्टार होटल के सामने खड़ी थी। आज इस होटल में एपेक्स अलायंस की मीटिंग हुई थी जो ध्रुव के कारण खराब हो गई थी। उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से पता चला था कि आज ध्रुव यहाँ आने वाला था। बस यही जानकर ओजस्वी होटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो ध्रुव से मिलकर बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि एक मामूली सी एक्मी गेम कंपनी में एक एम्प्लॉई की तरह 15 महीने तक उसने काम किया। वो अचानक ही कुछ महीनों में ऐसा क्या कर पाया जो कि वो अब इतने बड़े और अमीर लोगों में आ बैठा था। ये सारे सवालों के जवाब उसे अब ध्रुव ही दे सकता था। वो ये सब जानने के लिए काफी क्यूरियस थी। यही वजह थी कि वो बिना वक्त गवाए यहाँ आ गई और सीधे होटल के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे देख एक वेटर उसके पास आया। हमारे होटल में आपका स्वागत है मैम। ठीक है, मुझे ये जानना है कि ध्रुव नाम का एक लड़का है जो इस होटल में आया है।
वो कहाँ है? ओजस्वी का सवाल सुन वेटर एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराकर दोबारा उसकी तरफ देखा। आप सर ध्रुव गिल की बात कर रही हैं? ओह सर, गजबी खेल खेला है ये लड़का। हाँ, ध्रुव गिल। कहाँ है वो? सर के नाम पर एक प्राइवेट रूम बुक है मैम, पर आप वहाँ। इतना कह वो झिझक गया। मुझे उसी ने बुलाया है, अब बताओ कहाँ है वो? वेटर ओजस्वी की बात सुनकर सैटिस्फाइड हो गया और बिना आगे कुछ बोले ध्रुव के प्राइवेट कैबिन के बारे में बता दिया। रूम नंबर जानकर ओजस्वी तुरंत आगे बढ़ गई। रास्ते में चलते हुए वो उस होटल के आलीशान स्ट्रक्चर और डेकोरेशंस को देखती जा रही थी। इसकी फिर कोई लॉटरी लगी है क्या, जो इतने एक्सपेंसिव होटल में आया है? लॉटरी ही लगी होगी, वरना उसकी औकात कहाँ। हाँ। कहते हुए वो मुस्कुराई और ध्रुव के कैबिन के सामने जाकर बेधड़क कमरे के अंदर आ गई। और जैसे ही उसने अपने कदम अंदर रखे वो एक पल को झिझक सी गई, क्योंकि अंदर ध्रुव को छोड़कर बहुत से लोग मौजूद थे पर उनमें ध्रुव नहीं था। उन्हें देखकर एक पल ओजस्वी को लगा जैसे वो गलत कमरे में आ गई है। ये ध्रुव यही मिलेंगे क्या? जी, बस वो आ ही रहे हैं। ये सुन ओजस्वी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। अब उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था ध्रुव को इतने सारे लोगों के सामने इंसल्ट करने का और उसे पार्टी में इग्नोर करने का बदला लेने का। ओजस्वी उस कमरे के अंदर आ गई जो ध्रुव के लिए बुक करवाया था। ओजस्वी का मेन मकसद सिर्फ आज ध्रुव को इंसल्ट करने का था, पर वो इस बात से बेखबर थी कि जिन लोगों के सामने आकर वो खड़ी हुई थी वो लोग आखिर थे कौन। दरअसल ये डिनर ध्रुव की तरफ से नहीं बल्कि संजय कपूर की तरफ से था, जो ध्रुव से पार्टी में काफी इम्प्रेस हुआ था और उससे मिलना चाहता था। पर वहाँ सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि जानी मानी कई बड़ी और वर्ल्ड की टॉप अमीर फैमिलीज के हेड बैठे हुए थे। आप? मैं ओजस्वी माथुर, प्रणव माथुर की गर्लफ्रेंड और ध्रुव की दोस्त। ओजस्वी ध्रुव की दोस्त है ये सुनकर सभी थोड़ा नॉर्मल हो गए, जो अभी उसके आने पर हैरान थे। तो आपको भी ध्रुव ने यहाँ बुलाया है? ओजस्वी जाकर उस खाली कुर्सी पर बैठ गई जिस पर शायद ध्रुव बैठने वाला था। उसे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत खास दोस्त हूँ मैं उसकी। खास मतलब समझते हैं? समझते ही होंगे, बड़े समझदार जो लगते हैं आप। पर एक बात बताइए, इतने समझदार होकर भी ध्रुव जैसे आदमी की बातों में आ गए? इतना सुन सभी एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब है आपका? यही कि आप लोग ध्रुव से डील करने आए हैं, सुना है। वैसे एक बात बता दो, वो किसी काम का नहीं है। जाने यहाँ तक कैसे पहुंचा है, पर कोई टैलेंट, कोई स्मार्टनेस नहीं है उसमें। सिर्फ बातें बनाना जानता है और आप लोगों के छोटे मोटे बिजनेस को भी डुबा देगा वो। बेहतर है ना ही करें उससे कोई भी डील। छोटे मोटे बिजनेस? ऑफ कोर्स, ध्रुव से मिल रहे हो, जाहिर है छोटा मोटा बिजनेस ही होगा। कौन सा कपूर फैमिली के हेड होंगे? इतना कह वो हल्के से हंस दी और मैक्स के सामने रखी प्लेट से स्नैक्स उठाकर खाने लगी। वो ध्रुव की दोस्त बनकर ध्रुव को उनकी नजर में बस गिराना चाहती थी। ओजस्वी को खाते देख सभी अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ही देर में उसने लगभग 3-4 लोगों की प्लेट में से चीजें उठाकर खाई और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। तभी गेट के खुलने की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो ध्रुव को अंदर आते पाया। ध्रुव ने जैसे ही ओजस्वी को देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गया। आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? पर वहीं ओजस्वी घमंड से मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और जबरदस्ती ध्रुव के गले लग गई। माय लवली बेस्ट फ्रेंड, कहाँ थे तुम?